वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भूगोल से संबंधित तथ्यों को हमने यहाँ देखने के लिए छोड़ रखा था। पिछले लेक्चर में यहीं पर बात खत्म हुई थी और वहीं से हम आगे की बात को शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तरी सीमांत राज्य है। उत्तरी सीमांत राज्य है, इसकी जो स्थिति है उसकी बात की जा रही है। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हालांकि हमने पीछे देखा था, 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये 30 अंश 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि 77 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है, इस पर हमने पर्याप्त चर्चा पीछे की है। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। और राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है, विस्तार का मतलब यहाँ पे फैलाव से है, स्थिति से नहीं है कि कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है, इससे नहीं मतलब है। मतलब कितनी दूरी तक फैला हुआ है वो अगर विस्तार हम अक्षांश के रूप में देखना चाहें तो 7 अंश 36 मिनट इसका पूरा अक्षांशीय विस्तार हमें प्राप्त होता है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो वो विस्तार है 7 अंश 9 मिनट का। तो ये कुछ फुटकर चीजें हैं जो कि बेसिक हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर प्राकृतिक सीमा रेखाओं की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में क्या है, शिवालिक की श्रेणियां हैं जो कि हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र है। और पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण में यमुना तथा विंध्याचल श्रेणियां और पूर्व में है सदानीरा। सदानीरा मतलब गंडक नदी। दक्षिणी सीमांत में बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है जो कि पूरा दक्षिण की तरफ फैलता चला गया है। तो ये सब प्राकृतिक चौहद्दियां होती हैं जो कि किसी भी प्रदेश की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती। अब अगर अपने यूपी को हम एकदम शुरुआत से देखें, जब पृथ्वी पर अभी निर्माण कार्य चल रहा था, हालांकि पृथ्वी पर निर्माण कार्य हमेशा चलता है, लेकिन बड़े परिवर्तन हुए थे। आपने देखा कि एक बड़ा सा भूभाग था जिसे कि पैंजिया कहा गया, और बहुत बड़ा सा एक महान महासागर का क्षेत्र था, यानी चारों ओर पानी था, उसको पैंथालासा कहा गया। तो जब पैंजिया में विखंडन शुरू होता है तो पहले शुरुआत में इसके 2 टुकड़े होते हैं, एक लॉरेंशिया यानी अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है उसी भूभाग का हिस्सा है उत्तर प्रदेश, उससे भिन्न नहीं है। अब गंगा के मैदानी क्षेत्र की संरचना प्लीस्टोसीन काल, अब एकदम पीछे जाकर हम देख रहे हैं तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी संरचना प्लीस्टोसीन काल से बननी शुरू हुई और आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी निर्माण कार्य जो है वो रुक गया है। प्रकृति हमेशा बदलाव करती है, नई नई चीजें बनाती है, तो वो प्रक्रिया आज भी जारी है। दक्षिण में स्थित जो पठारी प्रदेश है इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। विंध्यन शैल समूह उसी से बना हुआ है। और शैल समूह मतलब ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पठारी प्रदेश की, तो यह शैल समूह आज भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। कौन से शैल समूहों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो कैम्ब्रियन युग में बनने वाले विंध्यन शैल समूह है उनसे। पठारी प्रदेश यहाँ बना हुआ है ना, तो उत्तर प्रदेश के जो पठारी इलाके हैं उनका संबंध कौन सी पर्वतमालाओं से है, असल में आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। और वो बने कब है ये भी साथ में बताने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी और क्वार्टनरी, इन सभी शैल समूहों को आप देख सकते हैं। यानी शैल समूहों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। आर्कियन शैल समूह की अगर हम बात करें तो सोनभद्र और ललितपुर में पाए जाने वाले जो प्राचीनतम शैल संरचनाएं हैं वो इसी का हिस्सा है, आर्कियन शैल समूह में आती। और इन शैलों के अंतर्गत सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट ये सब आते हैं। अब ऐसी जो चट्टानें होती हैं उनमें बहुमूल्य खनिज छिपे हुए होते हैं, जैसे कि यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके अलावा हीरा भी प्राप्त हो सकता है। तो इसके जो संभावित भंडार हैं वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं। संभावित भंडार का मतलब है कि आज के समय तक, आज इस पीडीएफ को तैयार करने और लेक्चर रिकॉर्ड किए जाने के समय तक इनसे उत्खनन कार्य उस पैमाने पर नहीं होता है। मतलब संभावना है कि ये उस चीज को दे सकते हैं भविष्य में। इसके बाद बुंदेलखंड जो है वो मतलब बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो आर्कियन शैल समूह का ही एक प्रकार है। मतलब वहाँ की जो चट्टानें हैं असल में ग्रेनाइट की तरह से दिखता है और इसमें मोटे मोटे दानेदार जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ बात हो रही है नीस की, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या है, ये आग्नेय चट्टान है, आप देखते ही। अब इसके बाद जो अगला बुलेट पॉइंट है वो आपको बताता है कि विंध्यन शैल समूह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है उसके बीच में विभाजक रेखा का काम करता है। मतलब विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो असल में, विंध्याचल का मतलब विंध्य पर्वत हो गया, तो विंध्य शैल समूह जो है वो बीच में एक बॉर्डर का काम करता है या एक डिवाइडर का काम करता है। इधर आपका उत्तर हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया, है ना। तो वो एक मध्य विभाजक रेखा का यहाँ निर्माण करती है। और इसका निर्माण कडप्पा शैलों के अनाच्छादन और टेथिस सागर में इकट्ठा हुए जो निक्षेप थे उनके उत्थान की वजह से हुआ है। आपने पीछे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बनने की कहानी सुनी, वैसे ही टेथिस सागर की भी कहानी है। टेथिस सागर एक उथला समुद्र हुआ करता था जो कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में मौजूद था। और होता यह है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की ओर, मतलब इसका जो संचलन है वो यूरेशियन प्लेट की ओर होने लगता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने लगती है, यानी दबने लगती है। मतलब यूरेशियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ने लगती है और इंडियन प्लेट जो है वो उसके नीचे ऐसे घुसने लगती है अंदर।
तो ऐसा होने पर यहाँ उभार उत्पन्न होता है और ये उभार ठीक उसी जगह पे उत्पन्न होने लगता है जहाँ टेथिस सागर मौजूद था, यानी एक पानी का उथला हिस्सा। इसमें गहराई पहले से ही कम थी और जब नीचे से जमीन ऊंची होने लगती है तो जो निक्षेप यहाँ से निकलते हैं वो जगह जगह जमा होते हैं। तो उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। कहा गया कि जो टेथिस सागर में एकत्र हुए निक्षेपण थे उन्हीं के उत्थान के स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार हैं उसमें विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है। तो कौन सी श्रृंखला, कौन से शैल समूह और कौन से काल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आप आगे देखें, यहाँ जो अगला बुलेट पॉइंट है उसमें आपको ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। इनकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है? दक्षिणी भाग में। और सोन घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयला यहाँ से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे जो हिमालय श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। टर्शियरी काल में जो टेथिस सागर है उसमें अवसाद भर गया अंतर, मतलब नीचे से वो उसकी जो जमीन है वो भरनी शुरू हुई। तो उसके जो अवसाद है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी समुद्र है तो उसके अंदर अपना कुछ मटेरियल नहीं होगा, उसके नीचे कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स यानी जो अवसाद है वो जमा रहेंगे। अब मान लीजिए कि उसका जो नीचे का हिस्सा है यानी उसकी जो गहराई है वो एक झटके में खत्म होनी शुरू हो जाए। एक झटके का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे या 2 दिन में हो गया, मतलब कुछ 100 वर्षों का, 1000 वर्षों का इसमें समय लगता है, जो कि प्राकृतिक लिहाज से देखा जाए तो एक शीघ्र प्रतिक्रिया ही है। ठीक है, तो ये ऊपर उठने लगा, तो ऊपर उठता है तो जो ऊंचा स्थान उभर कर आता है वो तो हिमालय बन जाता है, एक वलित पर्वत जो कि वलन पड़ने की वजह से पैदा हुआ। बाकी जो उसके अवसाद है ना वो इधर उधर छिटक जाते हैं और उन्हीं का जमाव होने लगता है। तो हिमालय को तो हमने देखा है, यहाँ हम पूरे विश्व का और भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 4 विशिष्ट भौतिक क्षेत्रों में, या आप कह लीजिए कि भौगोलिक क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। भौतिक भूगोल आप देखते हैं ना, फिजिकल जियोग्राफी, तो उसमें हम भौतिक आधार पे, मतलब भौतिक वस्तुओं के आधार पे या भौतिक संसार के आधार पे भूगोल को देखते हैं, यानी जो सॉलिड चीज़ें हैं, मतलब मूर्तिमान चीज़ें हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सहारनपुर का जो शिवालिक तलहटी क्षेत्र है वो पहला भाग है। ऐसे ही हम भारत को भी भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो सहारनपुर का जो शिवालिक तलहटी क्षेत्र है वो पहला भौतिक क्षेत्र है। दूसरा जो है वो भाबर और तराई क्षेत्र आता है, जहाँ वर्षा की अधिकता होती है, नमी बहुत होती है। गंगा का मैदान तो है ही है, उसके अलावा एक दक्षिण पठारी प्रदेश है जो कि सबसे दक्षिण में है। ये है पूरा 4 भौतिक क्षेत्रों का विभाजन, जो कि अपने यूपी के संदर्भ में। अगला क्या है? तो सहारनपुर के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये आप जानते हैं, और ये उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा। अब यहाँ आप देखिए कि अमसोट, बहनसिया, शाकंबरी और सनसरा, मोहंद, ये सब उत्तर प्रदेश में शिवालिक की प्रमुख चोटियां हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये शिवालिक पर्वतमाला, जो कि बहुत ऊंची नहीं है तुलनात्मक रूप से महान हिमालय और मध्य हिमालय के, तो उनकी तुलना में छोटा कद है। लेकिन ये अमसोट, बहनसिया और इसके अलावा शाकंबरी, ये सब पर्वत चोटियों के नाम है जो कि शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। शिवालिक रेंज जो हिमालय की है उसमें पाई जाती है। मोहन दर्रा जो है ये देहरादून के द्वार के रूप में जाना जाता है। दर्रे का मतलब ही होता है द्वार, दर्रा द्वार यानी पर्वत के बीच में से आने जाने का रास्ता, प्राकृतिक मार्ग। अब यहाँ पर भाबर और तराई क्षेत्र की अगर बात करिएगा तो विस्तार इसका शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में दिखाई देता है। संपूर्ण लंबाई में, उत्तर दिशा की जो संपूर्ण लंबाई है उत्तर प्रदेश की, उसमें दिखाई देता है। और भाबर क्षेत्र जो है ये शिवालिक से लगा हुआ है। भाबर क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से, इसे जरा साफ कर लीजिए, अब देखिए, हाँ, भाबर क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से, उत्तर में कुशीनगर तक फैला हुआ है। अब इसमें जिलेवार अगर आप विस्तार देखना चाहें कि भाबर कहाँ से कहाँ तक है, मिट्टी के आधार पर तय किया गया है, तो वो सहारनपुर, पश्चिम में इसके क्या है, सहारनपुर है, और उत्तर में कुशीनगर तक ये पूरा फैला हुआ है। तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया जनपद, ये सब शामिल है। यहाँ नमी की तादाद बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है। तराई जो है वो तरी शब्द से बना हुआ है, मतलब पानी की तरी। तो ऐसे में मच्छर खूब पनपते हैं, तो इसीलिए जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा इन इलाकों में ज़्यादा होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं शिवालिक की जो डुंडवा श्रृंखला है। शिवालिक में एक श्रृंखला है जिसका नाम है डुंडवा। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तराई तक फैली हुई है। तो कौन सी श्रृंखला कहाँ तक आई है वो यहाँ पर बताया गया। अब गंगा यमुना का जो दोआब है उसकी बात करें तो दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना के बीच का ये क्षेत्र है और निश्चित तौर पे काफ़ी उपजाऊ है। और ये पश्चिम में शाहजहांपुर, मतलब इसके अगर लोकेशन को आप देखें तो पश्चिम में शाहजहांपुर से पूर्व में प्रयागराज तक फैला हुआ है। अब इसमें भी हम हिस्से बांट कर पढ़ते हैं क्योंकि एक बड़ा इलाका हो गया, तो पढ़ने में सुविधा हो इसके लिए कुछ हिस्से कर लेते हैं। तो ऊपरी दोआब है, मध्य दोआब है और निम्न दोआब। अब जो ऊपरी दोआब है उसकी बात करें तो ये सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है वो सहारनपुर से लेकर, सहारनपुर का मतलब यहाँ पे ये पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, और वहां से बुलंदशहर तक। मध्य दोआब जो है वो अलीगढ़ से लेकर कन्नौज और औरैया तक फैला हुआ है। और जो निम्न दोआब है वो पूरा चला गया है कानपुर से लेकर प्रयागराज तक।
ये पूरा इसका 3 हिस्से में विस्तार हमने देखा। ओवरऑल देखें तो ये गंगा और यमुना के बीच का इलाका है। पश्चिम में शुरुआत होती है शाहजहांपुर से और अंत इसका होता है प्रयागराज, जहाँ पे गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं। तो रोहेलखंड मैदान यहाँ देखें आप, ये अगला वाला बुलेट पॉइंट। रोहेलखंड मैदान उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके दक्षिण और पश्चिम में गंगा और यमुना का दोआब है। दक्षिण पूर्व में अवध का मैदान है, दिशा याद रखिएगा देखिए। और उत्तर में है तराई क्षेत्र, इसी के उत्तर में यानी रोहेलखंड के मैदान का जो उत्तर हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे तराई क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, मतलब जिले आते हैं असल में, उसमें अमरोहा है, बरेली है, बिजनौर है, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, ये सारे क्षेत्र इसमें इंक्लूड होते हैं। गंगा के अतिरिक्त इन मैदानों का निर्माण करने में कुछ और नदियों का भी हाथ है, जैसे कि रामगंगा और बहुत सारी ऐसी ही सहायक नदियां हैं जो कि इसमें मिट्टियां लाकर डालती हैं, मतलब अवसाद इकट्ठे करने का काम करती हैं। रामगंगा नदी के द्वारा इसे 2 भागों में, मतलब पश्चिम में बांगर क्षेत्र और पूर्व में खादर क्षेत्र, उसके रूप में विभाजित किया गया है। अब यहाँ अगली जो चर्चा है वो अवध के मैदानी क्षेत्र की होगी। तो ये दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना दोआब और उत्तर पश्चिम में रोहेलखंड मैदान, जबकि उत्तर में तराई क्षेत्र और पूर्व में पूर्वांचल के मैदान से घिरा हुआ है। इसका पूरा चारों ओर से जो एक खाका है वो आपको बता दिया गया। अवध के मैदान में आने वाले जो जिले हैं उसमें हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सब आते हैं। गंगा के अलावा जो सरयू है, मतलब घाघरा, और गोमती नदियाँ, वो भी इस मैदान से होकर बहती हैं, तो वो भी इस इलाके को फर्टाइल बनाने का काम करती हैं। पूर्वांचल के मैदान को देख लेते हैं। पूर्वांचल मैदान जो है इसमें उत्तर प्रदेश में जौनपुर, संत रविदास नगर, मतलब अब भदोही उसका नाम हो गया है, पुराना नाम लौटा है, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, ये पूरा जो इस इलाका है ये पूर्वांचल के मैदान में आता है। पूर्वांचल मैदान इसको कहा जाता है। और इसका जो उत्तरी भाग है वो राप्ती और घाघरा से बना हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर राप्ती, खादर, सरयूधार मैदान और पुरवैया मैदान जो है वो पाए जाते हैं। तो ये मैदानों के नाम है। मैदानों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि नदियाँ कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है। अगला देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अब दक्षिणी हिस्सा बचता है जो कि पठारी भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। असल में ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का सिर है। उत्तरी विस्तार यानी ऊपर का हिस्सा, तो उसका सिर वाला पार्ट। और इसकी उत्तरी सीमा जो है वो गंगा यमुना के द्वारा निर्धारित होती है। गंगा और यमुना इसका बॉर्डर बनाने का काम करती हैं। ये क्षेत्र जो है इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं है, ऊंचाई के मामले में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ स्थिरता और दृढ़ता के मामले में बहुत है। तो इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज का जो मेजा और करछना तहसील है, यहाँ तहसील आपको इसलिए बताई गई कि आप एग्जैक्ट सीमा जान सकें। तो मेजा और करछना तहसील, इसके अलावा चंदौली में चकिया तहसील जो है वहां तक फैला हुआ है। इसके अलावा गंगा के दक्षिण में जो मिर्जापुर के कुछ हिस्से आते हैं वो भी इसमें शामिल है। और यहाँ नदियों को ध्यान से देखिएगा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ जो नीचे भाग बटे हुए हैं उनको देख लीजिए। एक तो ट्रांस यमुना क्षेत्र है, फिर बघेलखंड का पठार अलग से है, उसको आपको देखना है, और अंत में है बुंदेलखंड का पठार। तो पहले तो ट्रांस यमुना का जो इलाका है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कहा गया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा और मथुरा जिलों के यमुना के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र हैं वो सब शामिल किए जाते हैं। दिशा बता दी गई तो आपके लिए पहचानना आसान। बघेलखंड के पठार को देखते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में ये पाया जाता है ना, उत्तर प्रदेश में। और इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इसके जो दक्षिणी भाग है, इसके अलावा प्रयागराज का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वो सब आता है। और ये ऐसा इलाका है जिसमें कि कोयला खूब पाया जाता है, कोयले की प्रचुरता है यहाँ पे, तो खनन का काम होता है। सिंगरौली बेसिन वाला इलाका है ना, कोयले के लिए जाना जाता है। विंध्याचल का पठार भी इसको कहते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। ये प्राचीन नीस चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट का ही रूपांतरित स्वरूप होता है नीस, ठीक है, ये आग्नेय से रूपांतरित होकर बना हुआ है, तो नीस चट्टानों से बना हुआ है। और ये पठार जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, बुंदेलखंड का पठार। और इसकी जो सीमाएं हैं वो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल, और दक्षिण पूर्व में अगर आप चले आए तो पन्ना अजयगढ़ श्रृंखला जो है उसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं या निर्धारित की जाती हैं। ये प्राकृतिक सीमाएं हैं, तो प्राकृतिक सीमाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं उसमें आप झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्र भी मतलब उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों में आता है। तो मैदानी क्षेत्र के जो नवीन काप निक्षेप हैं उनको कहा जाता है खादर, कछारी इलाका। और जो पुराने जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जलोढ़ मिट्टी का जो पुराना जमाव होता है उसको कहते हैं बांगर। तो नया वाला जो है उसको खादर कहते हैं, पुराने वाले को बांगर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब नदियां प्रवाह में रहती हैं अपने, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो निक्षेप हैं, अवसाद हैं, उनको बहा कर ले आती हैं, मैदानों में जमा करती हैं। तो मिट्टी की परतें ऐसे ही बनी हुई हैं, मतलब एक परत बनी और उसके बाद नदियां अगली बार बाढ़ का पानी अपने साथ लाई, तो बाढ़ को देखकर लोग कहते हैं कि ये नुकसानदेह होती है।
लेकिन उससे मिट्टी को नया जीवन भी प्राप्त होता है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो बाढ़ भी ज़्यादा आए तो फिर विनाशकारी है, लेकिन थोड़ी मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी अगर उसकी क्वांटिटी होती है तो उससे परेशानी कुछ समय होती है, लेकिन मिट्टी को एक फिर से नया जीवन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ भी है। अब इसमें देखें मिट्टी की नई परत आखिर कैसे बनती है। ये गंगा यमुना जो या उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा लाई हुई बाढ़ की वजह से ही तो होता है। निक्षेप जो है वो ले आकर मैदानों में से उड़ेलते हैं। तो आपने देखा, अब मैदानी क्षेत्र जो है इसकी ऊंचाई की अगर चर्चा की जाए तो ये 80 से लेकर 300 मीटर तक ऊंचा है, और मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिमी से दक्षिण मतलब उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। ढाल की जो दिशा है ना वो दक्षिण पूर्व की ओर है, और सर्वाधिक जो बीहड़ बनाने का काम है वो चंबल और यमुना करती है। विशेष रूप से चंबल इस मामले में कुख्यात है। और मैदानी क्षेत्र में गेहूं, धान, आलू और क्या नहीं पैदा होता। मैदान जो है वो इतने फर्टाइल है कि यहाँ कुछ भी पैदा किया जा सकता है। इसके बाद पठारी पहाड़ी क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है, लेकिन आप देखें कि मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां, केवल कुछ ही, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाली हैं, तो वो 600 मीटर तक चली गई। मतलब वहाँ जो चढ़ाई है वो अच्छी खासी है, आपको लगेगा कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों में पठारी और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसका विस्तार है। अब यहाँ पे विंडम, टांडा, कुसेहरा, खड़ंजा, ये सब जलप्रपातों मतलब फॉल जो है, वाटरफॉल जो है उनके नाम है, और ये सब मिर्जापुर में है। इसमें से बहुत सारी जगहों पे आप घूमने भी गए होंगे, जैसे कि टांडा फॉल है, विंडम फॉल है, सिरसी डैम भी आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी जगह है। उसके आगे चले जाएंगे तो गड़बड़ा देवी का मंदिर है जो कि खड़ी चढ़ाई है। तो ये सब जो इलाके हैं ना, ये सब देखे हुए हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। जो चीज़ आप देख लेते हैं और उसके बाद किताबों में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है और वो आपको फिर भूलता नहीं है। तो ये बात आपने देखी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुंदेलखंड या जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा है उस पर गंगा यमुना नदी बहती है। तो ये गंगा और यमुना का आपने देख ही लिया है सिस्टम, पहले ही देख लिया था। अब यहाँ ये बात है कि बुंदेलखंड या जो पठारी पहाड़ी क्षेत्र है उसकी पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? बेतवा। तो पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है ये आपको मालूम होना चाहिए, बेतवा का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ देखें, बुंदेलखंड या जो पठारी पहाड़ी क्षेत्र है उसका ढाल उत्तर की ओर है, और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसकी मुख्य फसलें जो यहाँ पर पैदा होती हैं उसमें दालें उगाई जाती हैं, कई प्रकार के दलहन, सिर्फ रहर की दाल ही नहीं वो भी अच्छी होती है, उसके अलावा उड़द, मसूर, मूंग जितनी भी हैं वो सब उगाई जाती हैं, और तेल उत्पन्न करने वाली फसलें, विशेष रूप से सरसों, तीसी की भी खेती होती है, तो वो सब यहाँ पे उत्पन्न होती है। मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। और आप देखें कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में जो नम भूमि यानी वेटलैंड्स हैं, अभी अच्छी खासी आर्द्र भूमियों को रामसर में शामिल किया गया है, तो वेटलैंड एक बार चर्चा में है। तो नम भूमियाँ या आर्द्र भूमियाँ जो है इनका क्षेत्र 5.15% है। तो वैसे ओवरऑल इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है उनको भी संरक्षण अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नम वेटलैंड वाला, मतलब नम भूमि या आर्द्र भूमि आप उसको कहते हैं, यानी वेटलैंड, उससे संपन्न जो क्षेत्र है, जिला है, वो सोनभद्र है। और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे कम पाए जाते हैं बागपत और हाथरस में। अब 1993 का समय है। गोमती के किनारे 3 नगर स्थित थे, एक तो सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ। इनके लिए गोमती कार्यकारिणी योजना का निर्माण किया गया। तो ये सारी कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें कि हमने यहाँ पर दोहराया। हमने मिट्टियों की चर्चा की है, हमने ये देखा कि कहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है और फसलें कैसी होती हैं। तो अब ये जानना आवश्यक है कि प्रदेश की जलवायु कैसी है। आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो बहुत तेज रफ्तार में हो रहा है हम इंसानों की वजह से, हम इंसानों के क्रियाकलापों की वजह से। तो जलवायु जब बदलती है तो इतना बुरा असर क्यों पड़ता है? क्योंकि ये स्थिर मौसम की स्थितियां होती हैं, मौसम बदलता रहता है। अभी बरसात का है, कुछ समय बाद गर्मी का होगा, लेकिन फिक्स मौसम का अगर एक पैटर्न खास क्षेत्र में डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं जलवायु। और हर क्षेत्र विशेष की अपनी जलवायु होती है, उसी के हिसाब से वहाँ रहने वाली जितनी भी स्पीशीज होती हैं, प्राणी होते हैं, वो अभ्यस्त होते हैं, वो उसी हिसाब से ढले हुए होते हैं, उनका शरीर वैसा ही होता है, उसी के अनुकूल। अब जलवायु अगर एक झटके में बदल जाए तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, आवास उजड़ जाता है उनका, उनको रहने खाने के लिए नहीं मिलता है और अंत में वो नष्ट हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसके संबंध में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो बदलाव हो रहे हैं उनको हम एक तरफ कर देते हैं, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसके हिसाब से उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु अपने प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि पूरा प्रदेश जो है वो एक जैसे धरातल वाला तो है नहीं, कहीं पठार है, कहीं पर्वत का हिस्सा है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं सपाट मैदान है। तो ऐसे करके अगर धरातलीय विषमताओं की बात करें और समुद्र तल से जो अलग अलग स्थान है अपने प्रदेश के, उनकी भी ऊंचाइयाँ डिफरेंट हैं। ठीक है, अब पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊंचा होगा ही, और कोई मैदान है तो थोड़ा नीचे होगा, तराई है तो और नीचे होगी। तो इस तरीके का जो भिन्न भिन्न ऊंचाई का यहाँ पे वजह है, मतलब क्षेत्रों की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, उसी की वजह से जलवायु में विषमता पाई जाती है। वैसे भी एक कॉमन फैक्टर है कि समुद्र से जो स्थान जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उसकी जलवायु उतनी ही ज़्यादा विषम होती जाएगी। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन वहाँ के मौसम में, वहाँ की जलवायु में देखी जाएगी। यानी गर्मी पड़ेगी तो खूब पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी तो खूब पड़ेगी, मतलब अति होगी।
और सम जलवायु वहां पे पाई जाती है जो कि समुद्र तट से ज्यादा करीब होते हैं, मतलब समुद्र के ज्यादा नजदीक वाले स्थान होते हैं। तो अपना यूपी उस मामले में भाग्यशाली नहीं है, समुद्र से हम काफी दूर हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो पूर्वी तराई क्षेत्र में होती है। तराई क्षेत्र इसी नाम से जाना ही जाता है, तरी यहाँ पे खूब होती है, वर्षा खूब होती है। ये गिरिपथ क्षेत्र होता है, मतलब पर्वत की तलहटी होती है असल में। और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी इलाके में होती है। तो वर्षा के आधार पर यह तय होगा कि कौन सा इलाका ज्यादा तर है, ज्यादा नम जलवायु वाला है, और कौन सा शुष्क है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला गोरखपुर है, ठीक है, ये अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से है। और यहाँ पर जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो 184.7 सेंटीमीटर है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है, 54.4, पश्चिमी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वर्षा का जो महीना है अपने उत्तर प्रदेश में वो जुलाई है। अब ये पैटर्न जो है वो आज के समय में काम नहीं देगा, ये लिखित दस्तावेज है जो कि कई दशक के बाद बदले जाते हैं। असल में शोध कार्य तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन असल में अभी देखें आप तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। वर्षा का जो पैटर्न है वो तो आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब सितंबर में आप देख रहे हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही है और वो अक्टूबर तक खिंच जा रही है। कभी कभी दशहरा मनाना आफत हो जाता है ना, रावण जलता ही नहीं है, इतनी ज्यादा बारिश होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ कहा गया है ना कि सर्वाधिक वर्षा जुलाई में होती है, ये एक औसत बताया गया कि अभी तक ऐसा ही होता रहा है, आगे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और उत्तर प्रदेश में नवंबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु रहती है आमतौर पर, और सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। तो ये तो अभी भी होता है। तो ये एक मोटी बातें हैं जो कि कई दशक से हम देखते आ रहे हैं। अब यहाँ एक बात की गई कि जब शीत ऋतु का समय होता है तो उस समय अगर आप यात्रा करना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तापमान बढ़ता जाता है। आप पूछिए क्यों? तो उत्तर बहुत आसान है, हिमालय के पास में रहेंगे तो आपको ठंडी लगेगी, है ना, स्वेटर पहनने की आवश्यकता होगी, बढ़िया ठंडी लगेगी। तो उत्तर में क्या है, हिमालय ही तो है, तो वहां पे ठंडी ज्यादा होगी। दक्षिण में जैसे जैसे आप जाएंगे हिमालय से आप दूर जा रहे हैं, ठंडी का जो सोर्स है उससे आप दूर हट रहे हैं। भले ही शीत ऋतु है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका जो प्रभाव है वो तो सब मतलब जितनी भी जगह है वहां बराबर तरीके से दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, हिमालय से आप दूर हटते जा रहे हैं, तो जो बर्फ का घर है उससे आपकी दूरी बढ़ रही है, तो यहाँ गर्मी भी बढ़ेगी। अब देखें कि शीत ऋतु में सबसे कम तापमान जो है वो उत्तर पश्चिमी जिलों में रहता है। दिल्ली की ठंडी जो है वो कुख्यात है, आप सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना जो है वो जून है, ठीक। अब यहाँ पे जिलों की बात हो रही है ना, तो दिल्ली तो अपने प्रदेश से बाहर है, वो तो राजधानी क्षेत्र हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, दिल्ली से लगे हुए जितने जिलों को आपने उधर देखा था, वहां सभी जगहों पे तापमान काफी कम हो जाता है। और सबसे गर्म महीना होता है जून अभी तक का। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, मतलब उत्तर से आप दक्षिण की ओर चलिए, यहाँ देखिए, ठीक है, उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो तापमान क्रमशः बढ़ता रहता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा जो औसत तापमान है वो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है। शुष्क इलाका एक तो है ही है, ऊपर से जब गर्मी पड़ती है तो फिर पूछिए मत। और 1987 का समय, ये काफी पीछे की बात है, लेकिन यहाँ क्यों की जा रही है, यहाँ एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, बांदा का तापमान, जो कि 49 डिग्री सेल्सियस, 50 नहीं, 50 से एक कम, 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अच्छा खासा है। अब ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, मतलब बुंदेलखंड वाला, वहां बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह क्या है, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, ठीक है। इस समय जो ITC-Z है वो शिफ्ट रहती है उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कारण है तापमान के ज्यादा होने का। सूर्य की अवस्थिति ऐसी होती है कि प्रकाश हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, ऊष्मा सर्वाधिक प्राप्त होती है। अब उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के जो मानसून मतलब बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवा आती है, जो कि पानी भर के ले आती है, उसको पूर्वा कहा जाता है, पूर्वैया हवा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का तकरीबन अगर देखा जाए तो 75 से लेकर 85% हिस्सा ये पूर्वा हवाओं से होता है। पूर्वा हवा चलेगी, बादल घेरेगा, और वो बादल जो है जब बरसना शुरू करेगा तो थमने का नाम नहीं लेगा। मानसून अपने यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। असल में वो क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि पूर्वा हवा के माध्यम से बारिश हो रही है। ये मानसूनी वर्षा का पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो इधर वर्षा की झड़ी लगी हुई थी ना, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही थी, तो वो एक अलग सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें ये यहाँ कुछ जिलों का नाम लिया गया है, जैसे कि सहारनपुर है, शामली है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिले, ये आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कैसे है, आर्द्र है, शुष्क है, मतलब पहली चीज तो आर्द्र शुष्क यानी दोनों तरह की स्थितियां होती हैं। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र होता है, यानी यहाँ मिलीजुली स्थितियां पाई जाती हैं, नमी भी है, सूखापन भी है, यहाँ उष्णता भी है और शीत जो ठंडी है वो भी पाई जाती है। तो इस तरह की मिक्स जलवायु वाले प्रदेश ये हैं। अब इसका मतलब यह है कि वर्ष के कुछ महीनों में जलवायु जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप की होती है, वर्ष के जो कुछ महीने होते हैं उस समय जलवायु की स्थितियां थोड़ी विपरीत हो जाती हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर की अगर चर्चा करें तो ये 10 डिग्री से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। और उत्तरी मैदानी भाग में जो निम्न वायुदाब की स्थितियां हैं वो मौजूद होती हैं।
मतलब क्या हुआ? निम्न वायु दाब की स्थितियों का मतलब यह है कि यहाँ की जमीन, गर्मी का मौसम है ना, कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है, तो गर्मी के महीने में क्या होगा, जमीन एकदम गर्म हो जाएगी। और जमीन जब जल्दी गर्म हो जाएगी, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो जमीन जब यहाँ की गर्म हो जाएगी तो वहाँ जो स्थित हवा होगी वो भी गर्म होकर हल्की हो जाएगी और हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, हवा का दबाव था, वो कम हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं निम्न दाब की स्थिति या निम्न दाब का क्षेत्र। और जहाँ भी कम दबाव का क्षेत्र बनता है वहाँ पे मौसम अशांत होना ही होना है, यानी कम से कम हवा तो चलेगी ही चलेगी। ऐसा क्यों होता है? ये जगह खाली हो जाती है जहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो ये खाली जगह जो है ना, इसको जो आसपास की ठंडी हवाएं होती हैं, जहाँ से भी अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं होती हैं, या उच्च वायु दाब का क्षेत्र आप मोटे तौर पे समझिए, वहाँ से हवाएं जो है वो इस खाली क्षेत्र को कवर करने के लिए आती हैं। उनका प्रवाह जो है वो इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है और इससे मौसम में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो कम दबाव का क्षेत्र ये तूफानी मौसम का संकेत देता है या कम से कम मौसम में व्यवधान का संकेत देता है। तो यहाँ वही कहा गया कि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में, मतलब उत्तरी मैदानी भाग में गर्मी के मौसम में बना रहता है ना। और दोपहर के समय लू नाम की एक गर्म शुष्क हवा चलती है, जो कि अगर एक बार लग जाए, कायदे से लग जाए, तो फिर ऊपर का टिकट कट जाता है आमतौर पे। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। पूरे यूपी को अगर आप देखें तो कर्क रेखा, इसके सबसे नजदीक कौन सा है? ये बुंदेलखंड वाला इलाका है, वो ज्यादा करीब है तुलनात्मक रूप से बाकियों के। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि भाई सूर्य वहीं पर चमक रहा है सीधा, ITC-Z जो है वो अपनी ओर शिफ्ट हो गई है ना। तो जो ज्यादा नजदीक होगा उस गर्मी के सोर्स के, वो ज्यादा गर्म होगा, तो बुंदेलखंड गर्मी से बेहाल हो जाता है। अब देखें कि आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं, बरेली में तापमान सबसे कम होता है। तो ये कम अधिक वाला आप देखते रहिए। इसके बाद देखें अगला इसमें पॉइंट, इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही प्राप्त होती है। अरब सागर वाला इसमें बहुत रोल नहीं होता है। ये ज्यादातर बंगाल की खाड़ी की ओर से जो मानसून बनकर आता है, मतलब हवाएं बनकर आती हैं, वो काम करती हैं। और गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की ओर से आने वाली जो पवनें होती हैं उनके साथ मिल जाती है। यहाँ हो जाता है संगम, और संगम हो जाने के बाद ये और बढ़िया तरीके से काम करती है। तो अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब आप पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ने लगेंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन वर्षा की मात्रा में जो परिवर्तनशीलता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। मतलब जो पैटर्न है ना वर्षा का, वो एक समान नहीं रहेगा। पश्चिम की ओर उसमें असमानता बढ़ जाती है। पूर्वी भाग में औसत जो वर्षा है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच तक हो सकती है, और पश्चिमी भाग में आप देख रहे हैं कितना घट गया, 60 से लेकर 100 के बीच में ही औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ये एक सामान्य स्थिति है, नहीं तो आजकल तो सब कुछ उल्टा सीधा ही दिखाई दे रहा है। जो एक जमाने में रेगिस्तानी इलाके थे वहां बाढ़ की नौबत आ जा रही है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है जो कि मौसम को असंतुलित कर रहा है। लेकिन जो सामान्य पैटर्न हमने लंबे समय से देख रखा है उसी के आधार पर किताबें लिखी जाती हैं, और जो NCERT में दर्ज तथ्य होते हैं वही आपके काम के होते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूर्वी भाग में जो औसत वर्षा है वो काफ़ी अच्छी खासी। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा, मतलब लगभग 90% यानी मैक्सिमम आप कह सकते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होती है। ये हमने पीछे ही देख लिया है। पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, और उसके बाद केंद्रीय पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है। तो किस क्रम से बादल चलते हैं और कैसे वर्षा का वितरण होता है वो आपको समझाया जा रहा है। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां देखें आप 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा प्राप्त करते हैं, और भाबर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर ये सब इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। ठीक है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है गोरखपुर में होती है। तराई क्षेत्र है तो तराई रीजन जो है वो वैसे भी नमी युक्त होता है, वर्षा की मात्रा वहां ज्यादा होती है। और कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं अपने यूपी में, वहां पे 50 से लेकर 100 के बीच में सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जिसमें कि मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहाँ पे अपेक्षाकृत काफी कम बारिश होती है। अब ये कम बारिश की बात किस संदर्भ में की जा रही है? तो ये वो संदर्भ है कि आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से होने वाली या बे ऑफ बंगाल से निकलकर आने वाली शाखा के माध्यम से होने वाली वर्षा को। तो उस पैटर्न से यहाँ पर कम वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से अच्छी खासी हो सकती है। देखिए प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा क्षेत्र में होती है। मतलब ये सभी इलाके जो आप देख रहे हैं ये कम वर्षा वाले हैं, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला फिलहाल जो है वो मथुरा है, सूखा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को देख लेते हैं। यहाँ बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है। अभी पीछे आपने देखा कि मैदानी इलाके जो है वो निहायत ही उपजाऊ हैं। तो मृदा यहाँ की जो है इसको 6 भाग में आप बांट सकते हैं। 6 भाग में पहला तो भाबर हो जाएगा, ठीक है, पहले में भाबर मृदाएं आएंगी। उसके बाद तराई है, फिर जलोढ़ मृदा है, खादर और बांगर, मतलब नई पुरानी, और विंध्यन मृदाएं जो है वो अलग ही वेराइटी की हैं। ये लाल और पीले रंग की होती हैं।
बुंदेलखंड वाली जो है वो काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, और अरावली वाली जो मिट्टी है वो लाल रेतीली होती है या फिर ब्राउनिश, मतलब इसके अंदर पहली चीज तो बालू का अंश पाया जाता है, ये बलुई होती है। अब इसमें से कुछ जो है वो लाल रंग की होती है, कुछ जो है वो थोड़ा सा भूरे रंग की होती है। तो ये सब जो मिट्टियां हैं ये अरावली क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जैसा क्षेत्र है उसके हिसाब से मिट्टियां पाई जाती हैं, और इनका जो मुख्य भाग है वो है 6, मतलब 6 प्रकार की। अब गंगा यमुना का जो मैदान है वहां मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और इसका निर्माण कांप, कीचड़ और बालू से हुआ है। काफी ज्यादा ये उपजाऊ होती है, लेकिन कहीं कहीं ये लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के रूप में भी मिलती है, जिसे कि ऊसर कहा जाता है, या इसको एकदम देहाती भाषा में कहते हैं रेह। पहले के समय में कपड़ा धोने वाले जो वॉशरमैन यानी धोबी होते थे, तो वो क्या करते थे, उनके पास डिटर्जेंट नहीं होता था पुराना समय, तो ये रेह इकट्ठी करके ले जाते थे, और इससे कपड़े बड़ा बढ़िया कायदे तरीके से साफ होते थे। तो ये जो लवड़ीय मिट्टी होती है, लवण होता है इसलिए वो बढ़िया सफाई करता है, इसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। मतलब ये ऐसी मिट्टी होती है कि अगर आप इसमें कोई वनस्पति लगाते हैं तो आमतौर पर बढ़ नहीं पाएगी, मतलब उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी मिट्टी कहीं कहीं पाई जाती है। इसके बाद आप देखें आगे, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या अपने यूपी में है 20, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ 20 और 9 की संख्या को। और कुल मृदा समूह क्षेत्र जो है वो टोटल 8 है। ये अपने यूपी के रिस्पेक्ट में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ मिट्टियों पर वापस लौट चलते हैं। तो देखिए मैदानी क्षेत्र जो है उसमें मथुरा, आगरा जिलों में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है। अभी आपने देखा वर्षा की मात्रा यहाँ कम हो गई है, तो वर्षा की मात्रा के आधार पर ही तो मरुस्थल का निर्धारण होता है ना। ताप के आधार पे नहीं होता है, ताप कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ग्रीष्म जो गर्म मरुस्थल है वो भी पाए जा सकते हैं, और शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट है। तो ये सब आप देख रहे हैं ना। इसमें यहाँ कहा गया कि मैदानी क्षेत्र जिसमें कि मथुरा, आगरा जिले आते हैं, कुछ और आसपास के इलाके भी कवर होते हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टी भी वहां पे कुछ हद तक पाई जाती है, ज्यादा नहीं लेकिन पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, और काली को रेगुड़, करेल कहा जाता है असल में, कपास मृदा, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। काफी उपजाऊ ये भी होती है, इसमें कपास की खेती, इसके अलावा और भी कई सारी फसलें अच्छी उगती हैं। इसको स्वतः कृषि मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रंध्र नहीं होते हैं, तो एक बार आप सिंचाई कर देते हैं तो नमी अंदर बनी रहती है। इसके अलावा लाल मिट्टी है, परवा है, और मार या माड़ कहा जाता है, राकड़ है, भोंटा मृदा है, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो शुष्क खेती क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है, सूखे से एकदम प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जो है, मतलब यूपी में अगर पूरा मिट्टी का अपरदन हम देखें तो ये जल के द्वारा होता है। पानी से सबसे ज्यादा मृदा अपरदन हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन, यानी पानी से होने वाला, पानी जो है वो अपने लिए स्थान बना लेता है और बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, वहां से मिट्टी गायब हो जाती है। तो ऐसा जो क्षेत्र है ये चंबल नदी का इलाका है, बीहड़ों का निर्माण होता है। और अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले अगर देखा जाए तो इटावा और आगरा है। अपरदन के कारण यहाँ बीहड़ बन जाते हैं, जहां गब्बर सिंह जैसे डाकू रहा करते हैं, है ना। तो ये आपने देखा। और उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो मथुरा और आगरा हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सूखा क्षेत्र रहेगा जहां पे वर्षा कम होगी, तो वहां मिट्टी को उड़ाना आसान होगा, तो हवा चलेगी, मिट्टी उड़ेगी और वहां से उसका अपरदन हो जाएगा। और जहां पे गीला इलाका होगा या तुलनात्मक रूप से वर्षा ठीक ठाक हो रही है, तो वहां नदी के द्वारा ही अपरदन किया जाएगा, या कोई पानी का स्रोत ही अपरदन कर सकता है, क्योंकि मिट्टी तो धरातल से जमी हुई है, वो इतनी पाउडर के रूप में नहीं पाई जा रही है कि उड़ेगी, है ना। तो यहाँ जमी हुई मिट्टी का जब अपरदन करना होता है तो उसमें नदी का पानी काम आता है। तो ये अवनालिका अपरदन आप देखते हैं। तो अपरदन की वेराइटी भी अलग अलग होती है। कुल मिलाकर मिट्टी का नुकसान तो होता है। अब इसके बाद आप देखें कि भाबर क्षेत्र की मृदाएं जो है ये मुख्य रूप से सहारनपुर और बिजनौर वाले इलाके में मिलती हैं, और तराई क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है। तराई क्षेत्र को मोटे तौर पे दोमट मृदा के क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। दोमट मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उसमें नमी बहुत होती है। दोमट मिट्टी तो मैदानी इलाके में इधर भी आप देखते हैं कि पाई जाती है, लेकिन जो तराई रीजन की दोमट होती है उसमें खास बात ये होती है कि बहुत तरी होती है, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद जलोढ़ की अगर बात करते हैं, तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है उसमें जलोढ़ का अमाउंट सबसे ऊपर, और ये पूर्व से लेकर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पूरा फैला हुआ है, और मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसे बनाया गया है या ले आया गया है। विंध्य क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के बघेलखंड और विंध्याचल पठार क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चंदौली जिलों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ये विंध्य क्षेत्र की मिट्टियां जो है वो मिलती हैं, मतलब पीली, लाल जैसी, नारंगी जैसी इनकी शक्ल होती है। इसके बाद काली मिट्टी जो है उसको देख लेते हैं। ये कुछ नीचे दिया हुआ है। तो माड़ काली मिट्टी जो है ये असल में जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा इन सब हिस्सों में पाई जाती है, मतलब इन जिलों में पाई जाती है। और इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, मतलब काली मिट्टी कहा जाता है। कपास इसमें बढ़िया तरीके से उगता है तो इसको कपास मृदा भी कहते हैं।
काबर काली मिट्टी जो है ये बुंदेलखंड का जो ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर है वहां पाई जाती है। और परवा को देख लीजिए, पड़ुआ भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं। ये जालौन में भी मिलती है, हमीरपुर में भी आपको मिल जाएगी और लगभग बुंदेलखंड में हर जगह पाई जाती है, कमोबेश हर जगह मिलती है। और अरावली श्रेणी की जो मिट्टियां हैं अपरदन से बनी हुई हैं, तो ये अरावली श्रेणी वाली मिट्टियां आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं और इनका रंग आमतौर पर लाल होता है। और इनको लाने वाली नदियों में मुख्य रूप से चंबल है, उसके अलावा इसकी बहुत सारी सहयोगी हैं, तो वो भी यही मिट्टी लाने का काम करती है। ये माट और बंजर मिट्टी जो है ये गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में पाई जाती है। भाट मृदा जो है वो कुशीनगर जिले में पाई जाती है। और भूर मिट्टी जो है ये गंगा का जो दोआब है वहां काफी प्रमुखता से पाई जाती है। तो क्षेत्र आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पर याद करना ही पड़ेगा। अब प्रदेश की सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में पहला स्थान है। नहर के माध्यम से सिंचाई में प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। और पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज्यादा है। जो पश्चिमी हिस्सा उत्तर प्रदेश का है वहां नहरों की तादाद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र, अब यहाँ पे जो आधार वर्ष है उसे आप देखें 2017-18, उस समय का जो ये सिंचित क्षेत्र का रिकॉर्ड है ये 216 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र का जो पूरा विस्तार है वो कितना है, 216 लाख हेक्टेयर है, जो कि अच्छा खासा है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2017-18 के रिकॉर्ड के हिसाब से 143.3 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित, यहाँ आप देख रहे हैं, कुल सृजित सिंचन क्षमता ये 2018-19 के हिसाब से 378 लाख हेक्टेयर है। तो ये सब छोटे छोटे आंकड़े हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मतलब ऐसे आंकड़ों को रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, कुछ समझा नहीं जा सकता है, इसे बस रटना होता है। और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई का जो अमाउंट है वो 74.9% सबसे ज्यादा। और उत्तर प्रदेश शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई का जो स्थान है, मतलब अब यूपी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो तो हमने भारत के संदर्भ में देखा था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो नहर सिंचाई का जो है 2017-18 का आधार वर्ष है और उसमें अगर देखा जाए तो नहर सिंचाई का जो प्रतिशत है वो 15.2% है, जबकि कुएं से सिंचाई का जो प्रतिशत है वो 8.7 है। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, ये इससे मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील और पोखर जो है उनका भी योगदान है। कुछ क्षेत्रों में इनसे भी सिंचाई होती है, तो ये बहुत थोड़ा सा है, 0.5% ही इससे सिंचा जाता है। तो करीब 78% सिंचाई जो है वो निजी और लघु सिंचाई संसाधन जो है उनसे की जाती है। मतलब किसानों के अपने पंपिंग सेट होते हैं या फिर सरकारी नलकूप होते हैं, उनसे भी ये मदद लेते हैं, या कुएं के अंदर ही मोटर फिट कर दिया और उसे नलकूप बना लिया, तो ऐसे करके ये सिंचाई कर लेते हैं। तो नलकूप वाला जो सिंचाई का माध्यम है वो ज्यादा पैमाने पर यूज होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कि तालाब, झील और पोखर से सिंचाई होती है, तो ये कहाँ पर होती है? ये ऐसे इलाकों में होगी जहां पर पानी का स्रोत आसानी से ढूंढने पर मिलता नहीं है, सूखा इलाका। तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। और यूपी में कुओं से सिंचाई का सबसे पहले प्रचलन जो है वो, और सबसे ज्यादा प्रचलन अगर देखा जाए, पहले तो रहा ही, मतलब पहले के समय में कुएं से सिंचाई होती थी, कुएं पर रहट लगी होती थी, तो वो काम तो चलता था। लेकिन अभी के समय में जब मशीन का इजाद हो गया है तो उस मामले में भी सबसे ज्यादा प्रचलन जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पे कुएं से सिंचाई का दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई जो है ये 1930 में स्टार्ट हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ में। सिंचाई का सबसे बड़ा साधन अभी यही बन गया है, नलकूप। पहले हम कुएं से सीधा पानी खींचते थे, रहट होती थी, दोन चलती थी, ये सब होता था। और आज के समय में अब आप पूछेंगे कि दोन क्या होती है, तो आपने बाहुबली 2 देखी है, उसमें आप देखते हैं कि गांव वाले जो है वो पानी के अभाव में परेशान रहते हैं। जब बाहुबली को राजमहल से निकाल दिया जाता है तो वो खजूर के पेड़ में रस्सी बांधकर एक बड़ा सा दोने जैसा जो नाव के आकार का पात्र होता है वो अंदर नदी के पानी में डुबोता है और उसके बाद रस्सी खींच देता है, तो वो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और तालाब, मतलब जो गड्ढा होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो दोन कुछ वैसी ही होती है, मतलब उतना स्टंट उसमें नहीं किया जाता है बाहुबली वाला, लेकिन दोन में पानी उलीचने का काम किया जाता था। ये पुराना संसाधन था सिंचाई का। आपके घर में कोई पुराने ऐसे बुजुर्ग हों जो कि कृषि कार्य किए हुए हों, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो बेहतर बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो संसाधन थे ये इस्तेमाल होते थे, और इनमें जो इस्तेमाल होने वाला पानी था वो कुएं का पानी था, कुएं से ही ये सब काम किया जाता था। अब आज के समय में कुएं में मोटर लगवा लेते हैं तो वो नलकूप बन जाता है। तो कुल मिलाकर नलकूप से सिंचाई जो है ये सबसे बड़े पैमाने पर होती है। और सिंचाई के लिए जो पहला कार्यालय खोला गया था, यहाँ आप देख रहे हैं, वो 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है वो पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से ही निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए ओरिजिन इसका। और इस नहर का निर्माण शाहजहां ने शुरू करवाया था, मतलब ये ऐसी वैसी पुरानी नहीं है, ये चली गई है मुगलों के जमाने में। तो 1631 में इसको शुरू करवाया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1631 से ये एकदम से धीमी रफ्तार में होते होते अंत में पूरा करवाया जाता है अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों को लगता है कि भाई ये तो फायदेमंद चीज है, तो वो इस काम को पूरा करवाते हैं 1830 में। नहर की कुल लंबाई भी अच्छी खासी थी, 1440 किलोमीटर। तो ये अच्छे यहाँ तथ्य थे जो कि आपके बहुत काम के सिद्ध हो सकते हैं। अगला फैक्ट आपको यह बताता है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1928 में।
यह वनवासा, वनवासा कहाँ पे है? ये जगह का नाम है जो कि यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे है, पीलीभीत में पड़ता है। उस स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा को काली और महाकाली के नाम से जाना जाता है, तो इस नदी के कई नाम हैं, उससे आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है और ये नहर गंगा के दाहिने किनारे से, यहाँ जो दाहिना बायां है वो भी पूछा जाता है, तो गंगा के दाहिने किनारे से हरिद्वार के पास से निकलती है और इसका निर्माण कार्य 1842 में स्टार्ट हुआ था। 1854 में ये बनकर पूरी होती है। अच्छा खासा समय लगता है इसको बनने में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, ये सब ऊपरी गंगा नहर से पानी का लाभ लेते हैं, मतलब पानी वो प्राप्त करते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है निचली गंगा नहर का, जो कि 1878 में बनकर तैयार होती है। नरौरा से ये निकलती है। बुलंदशहर जिले का नरौरा जो है वहां से ये गंगा से निकाली गई और इस नहर के द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, ये सारे जिले जो हैं वो सिंचाई प्राप्त करते हैं, मतलब पानी का लाभ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में नहरों की अगर बात हम करें, अभी तो ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर देखा, तो अगर ओवरऑल नहरों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विस्तार इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। ये बात फिर से दोहराई जा रही है, पीछे भी हमने देखी थी। अब सबसे ज्यादा नहर सिंचित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा लंबाई के मामले में अगर हम नहरों को देखें, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें लंबाई के मामले में रायबरेली में और सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना हुआ हथनी कुंड बैराज है और इसको अभी फिलहाल में ताजेवाल बैराज कहते हैं। पुराना नाम ज्यादा अच्छा था फिलहाल, तो यहाँ आपने देखा। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान का जो संयुक्त बैराज है वो हथनी कुंड बैराज है। ये इतने सारे राज्यों का संयुक्त बैराज है। शारदा नदी को देखते हैं, तो शारदा यानी काली नदी, महाकाली, इस नदी से बनवासा, चंपावत से निकलने वाली जो शारदा नहर है, उससे अगर हम सिंचाई का पूरा क्षेत्र देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही लाभान्वित होते हैं। रामगंगा नदी जो है ये आपने पीछे देखा, जिम कार्बेट से होकर गुजरती है और कालागढ़, पौड़ी से ये निकलती है और रामगंगा नदी से नहर निकाली गई है, रामगंगा नहर उसको कहा गया। इससे सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही लाभ लेते हैं। 1977-78 का समय, ये पुराना समय, इस समय सरयू नहर परियोजना जो है वो बन रही थी, निर्माणाधीन थी और बाद में इसको 2012 में, काफी बाद में, राष्ट्रीय परियोजना का नाम दिया गया, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो ये एक अच्छी बात, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का मतलब है कि उसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया। और उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों हेतु जो निःशुल्क बोरिंग योजना है वो 1985 से चलाई जा रही है। पठारी और अर्ध पठारी ब्लॉकों में राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना जो है ये 2011-12 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, यहाँ पर आप देखें, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना ये 2020-21 से चलाई जा रही है। तो कौन सी योजना कब आरंभ हुई और आज भी क्रियान्वित हो रही है, उसका आज भी लोग लाभ ले रहे हैं, तो ऐसी चीजों को आपको जानना चाहिए। मतलब वो गवर्नमेंट स्कीम हम नहीं देखेंगे जो कि आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आज के समय में भी जो जिले हैं या प्रदेश है वो उसका लाभ ले रहा है, जनता उससे लाभान्वित हो रही है, तो उसको देखना आवश्यक हो जाता है। तब वो करंट अफेयर नहीं बल्कि स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि हमीरपुर जिले में सिंचाई कैसे होती है। तो सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु 1910 का जो समय था, यानी बहुत पीछे, धसान नदी परियोजना बनाई गई। ये धसान नदी का नाम है असल में। केन नहर जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना, यहाँ अलग अलग तथ्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब पहला वाला जो लाइन है वो दूसरे से मैच करे, आवश्यक नहीं। तो ये धसान नदी पर परियोजना बनाई गई थी, तो इससे लाभान्वित होने वाला जो क्षेत्र है वो आपने देखा और समय देखा 1910 का। इसके बाद केन नहर जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश का जो बांदा है उसको भी लाभ देती है। तो नहर निकलेगी एक स्थान से, तो उसका जो उद्गम क्षेत्र है वहां से वो दूर तक जाएगी, तो जितनी दूर तक वो जहां से गुजरेगी उन क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। रिहंद परियोजना को देख लीजिए। तो रिहंद परियोजना का निर्माण 1962 में पूरा हुआ था और ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। सोन की एक सहायक नदी रिहंद पे, ये जो रिहंद आप पीछे से देखते आ रहे हैं ना, ये सोन की सहायक है, सोन नदी की सहयोगी। तो ये रिहंद पे स्थित है रिहंद परियोजना। निर्माण कार्य इसका 1962 में कंप्लीट होता है। ये सारी अच्छी बातें हमने देखी। कुछ और को देख लेते हैं, जैसे कि राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर के पास में बनी हुई है और ये अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की कंबाइंड परियोजना है, मतलब दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट। माता टीला बांध ये बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए काफी महत्व रखती है। ये 1958 में झांसी में बनी, बेतवा नदी पर ये भी बनी हुई है। शारदा बांध जो है ये भारत नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जिले में है और इसके द्वारा जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, ये सब जिले जो हैं ये पानी प्राप्त करते हैं। बाढ़ सागर परियोजना ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों के बीच में प्रस्तावित है। इसे 2018 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। अर्जुन बांध जो है ये महोबा के चरखारी में है। ये सब बातें पीछे हमने टेबल के रूप में देखी है, यहाँ वही रिपीट हो रही। और इस बांध के पानी का प्रयोग, यहाँ देखें अर्जुन बांध की बात हो रही है, तो इस बांध के पानी का प्रयोग महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है।
अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख ताप विद्युत गृहों को देख लेते हैं। ये जो ताप विद्युत गृह है, इसमें सबसे पहले आप आंवला ताप विद्युत परियोजना को देख रहे हैं, जो कि गैस आधारित है, कोयला आधारित नहीं है बल्कि गैस आधारित है, और ये बरेली में है। इसकी जो लोकेशन है वो बरेली में। गैस आधारित औरैया ताप विद्युत परियोजना जो है, इसकी लोकेशन तो औरैया होगी ही, तो यहाँ नाम से आप पहचान सकते हैं। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये आपकी रायबरेली में है, और टांडा ताप विद्युत परियोजना ये क्रम से चल रहा है। ऊंचाहार को हमने देखा, टांडा को देखें। टांडा ताप विद्युत परियोजना ये अंबेडकर नगर में। राजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहांपुर में है, और परीक्षा ताप विद्युत गृह जो है ये झांसी में है। इसके बाद ओबरा ताप विद्युत गृह आपका सोनभद्र में है, और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना गृह जो है ये आपका कानपुर में। सिंगरौली ये आप देख रहे हैं सोनभद्र में है। रिहन ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है ये अलीगढ़ में है। अनपरा आपका सोनभद्र में है। मेजा जो है ये प्रयागराज में है, और दादरी ताप विद्युत गृह जो है ये गैस आधारित है, गौतम बुद्ध नगर इसकी अवस्थिति है। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल हमने देखी। अब यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हर प्रदेश अपने स्तर पर वानिकी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। मतलब वन्य संपदा का संरक्षण करना ये प्रदेश का दायित्व है, हर नागरिक का दायित्व है। तो वानिकी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 1918 में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ की जाती है, जो कि इसे प्रशासनिक तौर पर नियंत्रित कर सके। मतलब एक ढांचा तैयार किया जाता है, और ढांचे को सही ढंग से चलाने के लिए अफसर बनाए जाते हैं, अफसर नियुक्त किए जाते हैं। तो 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, और इसे, यहाँ ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, इसे 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत किया गया। मतलब इसे थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1979 यानी 1979 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू किया गया था। सामाजिक वानिकी ये शब्द है, मतलब एक अपने ढंग का विचार है, और इसका प्रयोग बेस्टो बॉय ने सबसे पहले किया था। सामाजिक वानिकी का मतलब ये होता है कि वन क्षेत्र का संवर्धन तो हम करें ही, और वो समाज के दायरे में रहकर करें। ऐसे ही कृषि वानिकी आता है, तो कृषि वानिकी में हम क्या करेंगे, खेती भी करें और जंगलों का भी संवर्धन करें। तो किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई जो खेत आपके हैं उसके चारों ओर कुछ ऐसे वृक्षों को लगाइए जो कि आपके खेती में भी आपको कुछ योगदान देते हों, लाभ देते हों, और साथ में पर्यावरण के लिहाज से भी उपयोगी हो जाएंगे। तो अगर फलदार वृक्ष है तो आप फल से उसका लाभ ले सकते हैं, या कोई सुरक्षात्मक पौधा है तो उसको आप किनारे बाड़ के तौर पे लगा सकते हैं। लकड़ी के लिए उपयोगी तो उसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, मतलब संवर्धित होगा, और आपको लाभ भी पहुंचेगा। तो ये कृषि वानिकी हो गया। वैसे ही सामाजिक वानिकी है। तो ये सब आपने देखा। अच्छा, इसके बाद देखें क्लीन यूपी ग्रीन यूपी परियोजना जो है, इसका संचालन राज्य में पौधरोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, और ये जुलाई 2015 से संचालित किया जा रहा है। देश में सबसे पहले 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। एलन फॉरेस्ट जू को कानपुर जू भी कहा जाता है। तो ये आपको अगर अभी तक नहीं मालूम है तो यहाँ देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर में 77 हेक्टेयर का ये चिड़ियाघर है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में है। और भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क जो है, नाइट सफारी जिसे आप कहते हैं, तो नाइट सफारी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में। अब इसके बाद हाथियों की अगर चर्चा करें, अपना जो एशियन एलिफेंट है वो भी कम खतरे में नहीं है। बड़े आकार प्रकार की वजह से उसके लिए आवास उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती का विषय है। जो प्राकृतिक आवास है उसे तो हम उजाड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बेघर होकर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। कभी रेलगाड़ी का शिकार बन जाते हैं, कभी किसी किसान के द्वारा सुरक्षा के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं उसका शिकार बन जाते हैं। तो दक्षिणी क्षेत्र में ये ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि हाथियों की तादाद उधर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसमें हाथियों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो इटावा क्षेत्र है वहां पे बनाया गया। और देश का सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो चंबल नदी क्षेत्र में है। और अभी आपने देखा जब कोविड वाला दौर चला था, लॉकडाउन लग गया था, तो बाकी जनता जो है वो तो त्राही त्राही कर रही थी क्योंकि सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, घरों में घुसना पड़ा था, मतलब घरों में पैक होना पड़ा था। लेकिन प्रकृति को काफी फायदा पहुंचा था। प्रदूषण पहली चीज तो काफी कम हुआ। उसके अलावा ये घड़ियाल जो है ना, इन्हें साफ पानी पसंद होता है, कीचड़ में भी रहते हैं, कीचड़ इनको मतलब धूप लेने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन वैसे अगर देखें तो घड़ियालों के जो अंडे हैं उनसे बड़े पैमाने पर बच्चे निकले और घड़ियालों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि इस समय देखने के लिए मिली थी, जो लॉकडाउन का समय था, क्योंकि नदियों के साथ या तटों के साथ छेड़खानी उस समय कम हो गई थी। इसके बाद भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर ये मथुरा में खोला गया है। मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा, खीरी में है, मतलब जिले के हिसाब से देखा जाए 1977 में इसको घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये दुधवा है, 1987 में इसे डिक्लेयर किया गया था। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो अमनगढ़ है जो कि बिजनौर में पड़ता है। 2012 में कॉर्बेट का बफर जोन जो है उसके तौर पर इसे घोषित किया गया। ठीक है, जिम कॉर्बेट के बफर जंगल के रूप में इसको घोषित किया गया।
इसके बाद आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में घोषित, मतलब जून 2014 का जो समय है उस समय इसको घोषित किया गया था। अलीगढ़ का जो गभाना क्षेत्र है और प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र वो काले हिरण के लिए जाना जाता है, वहां काले हिरण पाए जाते हैं। कुकरेल ये लखनऊ में पड़ता है, यहाँ घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को खोलने की घोषणा की जाती है, ये 2016 की बात है। और ऑपरेशन ग्रीन योजना की अगर बात करें तो ये पौधरोपण और वृक्षों के संरक्षण से जुड़ी हुई है, वन क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य है और ये 2001 से राज्य में संचालित है, लेकिन बहुत धीमी गति से और बहुत ही असफल तरीके से काम कर रही है। मतलब राज्य में पौधरोपण की स्थिति अच्छी हो भले ही, ठीक है, रिकॉर्ड पौधे रोपे जाते हो, पर्यावरण दिवस जब हर बार आता है तो लोगों को, मतलब विशेष रूप से नेताओं को जोश आ जाता है कि हम इतने लाख पौधा रोपण करवाएंगे और उसका लक्ष्य रखेंगे, रिकॉर्ड तोड़ गिनीज बुक में दर्ज करना चाहिए। लेकिन उसमें से कितने पौधे जिंदा बच पाते हैं इसको कोई देखने नहीं आता, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी नेता हो। यहाँ तक कि जो आम जनता है जिसको कि उसमें संरक्षण में भाग लेना चाहिए, वो भी एक बार रोप कर या देख कर खुश हो जाती है, उसके बाद उसका हाल चाल पूछने जाएंगे ही नहीं, न पानी देने की कोशिश करेंगे न संरक्षण देने की। ऐसे लोग गिने चुने। तो ये सिर्फ न तो सरकार का काम है न सिर्फ लोगों का काम है, ये मिली जुली जब भागीदारी होगी और सभी लोग कटिबद्ध होंगे तभी हो सकता है, ठीक है। मतलब सरकार या वन विभाग जो है वो पौधे रोपवा दे, उसके बाद नागरिक जो है वो उसका ध्यान न रखें, उसे उजाड़ने पर तुल जाए। सड़क के किनारे लगा हुआ है, दुकानदार को वहाँ दुकान लगानी है, वो उजाड़ कर उसे और वहाँ अपना ठेला लगा लिया, या बाई चांस वहाँ आपको कुछ भी आने जाने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे मरोड़ रहे हैं, या वन विभाग ने ही लगाया है और वही उस पर ध्यान न दे, कोई पानी देने वाला न रहे तो वो पौधा सूखेगा। पर्यावरण दिवस वैसे भी गर्मी के महीने में पड़ता है ना, तो वो गर्मी पर्याप्त होती है छोटी छोटी जो नर्सरी होती है उसको सूखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये ग्रीन योजना उतनी सार्थक नहीं है जितना कि होने चाहिए। आगे बढ़ते, यहाँ आप देख रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी 1968 में, यहाँ समय देखिएगा, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिलता है 1977 में। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1977 में मिला था, वो समय आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1987-88 में इसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़ दिया जाता है और दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। यह जो है ये भाबर तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में स्थित है। तो लोकेशन भी आप यहाँ पे साथ में देख रहे हैं। 2009 की बात करते हैं। गंगा डॉल्फिन जो है वो साफ पानी में पाई जाती है। तो गंगा नदी तंत्र जो है उसमें पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, गंगेटिक डॉल्फिन। और लखनऊ का जो कुकरेल है वहां पे 1975 में घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। इसके साथ साथ अब एक और जीव को बचाने की जरूरत है। वैसे तो सारे जीव जो है उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन जो फिलहाल अभी गायब हो रहे हैं या हो चुके हैं उनकी ओर लोगों का ध्यान ज्यादा है। जैसे कि गिद्ध को जग जाहिर बात है कि मारने वाला जो रसायन है वो डाइक्लोरोफेनेक है। उसके अलावा ऐसे भी उसका आवास खत्म हो रहा है तो वो तो मरेगा ही, ठीक है, ये दूसरी बात है। किसी भी प्रजाति के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है उसके आवास का विनाश, न कि कोई रसायन। लेकिन ये एक झटके में गायब होने लगे। मतलब गिद्धों की जो आबादी है ना वो एक दशक में इतनी तेजी से कम हो गई कि वो अचंभे का विषय था। तब उस पर जब शोध कार्य हुआ तो मालूम हुआ कि हम अपने मवेशियों को जब वो मर रहे होते हैं, शुरुआत में तो इलाज ठीक से करते नहीं, अगर करते हैं तो उनकी जान बच जाती है अगर कोई महामारी नहीं है तो, लेकिन उन्हें पेन किलर देते हैं, दर्द निवारक देते हैं। और उस पेन किलर में जो रसायन होता है डाइक्लोरोफेनेक, वो गिद्धों के लिए निहायत ही घातक होता है। मनुष्यों के लिए भी होता है, उन पशुओं के लिए भी होता है, लेकिन गिद्ध उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनकी जो किडनियां हैं वो जवाब दे देती हैं, उनका लिवर बेकार हो जाता है और इससे वो बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो रसायन था ये इन्हें तेजी से मारने का काम किया। बाकी हैबिटेट उजड़ने से तो ये नष्ट हो ही रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो गिद्धों को बचाने की नौबत आई। तो फिलहाल संरक्षण और प्रजनन के लिए महाराजगंज जिले का जो फरिंदा तहसील है, ठीक है, यहाँ प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। जटायु कौन थे? गिद्ध ही तो थे, जो कि माता सीता के अपहरण को निष्फल करने का प्रयास कर रहे थे। रावण का रास्ता रोककर खड़े थे, अपनी जान दे दी लेकिन रास्ते से हटे नहीं। तो ऐसे ये निष्ठावान भक्त थे। और गिद्ध जो होता है वो असल में पूरी प्रकृति का सफाई कर्मी होता है। ये एक अहम घटक होता है जो कि अगर लुप्त हो गया तो उसकी बहुत बड़ी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसे लुप्त होने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज का समय ऐसा है ना, विडंबना ऐसी है कि बहुत से लोगों ने गिद्ध को अपने रियल लाइफ में देखा ही नहीं अभी तक। बहुत से ऐसे, मतलब जो नई पीढ़ी है उसकी बात हो रही है, चित्र में देखा है, फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में गिद्ध से आमना सामना कभी नहीं हुआ है। पहले ये आम था, कोई भी मवेशी मरा नहीं कि गिद्ध हाजिर हो जाते थे। तो ये सारी बातें हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्य की जो वन नीति है वो 2017 में बनी थी, मतलब नई वाली जो है उसकी बात हो रही है। और इसका निर्माण राष्ट्रीय वन नीति 1988 के दिशा निर्देशों के हिसाब से हुआ था। जो देश के स्तर की वन नीति है 1988 वाली, उसी को आधार बना के 2017 में तैयार किया गया था। तो वो चीज़ यहाँ कही जा रही है। और निजी वन अधिनियम 1948 वाला ये लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। समय आप देख रहे हैं इसका। सामाजिक वानिकी योजना 1976 की शुरू की गई है।
सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण से संबंधित ये योजना थी। सामाजिक वानिकी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। अब इसके साथ समस्या एक और भी है। सामाजिक वानिकी करवा के आप लोगों से पौधे लगवा लेंगे, उसका संरक्षण करवा लेंगे, मान लीजिए जनता भी कटिबद्ध हो जाए, क्योंकि इतना कहने पर लोगों में जोश आ जाता है और ये तो हर आदमी चाहेगा कि उसका पर्यावरण सुरक्षित रहे। ठीक है कि अपना लाभ वो पहले स्थान पर रखता है, तो ये चीज़ अगर जनता कर भी ले तो हर दूसरे साल और तीसरे साल सरकार क्या करती है, सड़क के किनारे वाले जो पेड़ हैं उनको कटवा कर और उसकी जगह रोड को थोड़ा 2 फीट और चौड़ा करवा देगी। ये जो सिस्टम है ना, ये खूब चलता है। तो ये जो राजमार्ग के विकास की परियोजनाएं आजकल बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं, इसके पीछे मतलब इसको भी अगर आप देखें तो आना जाना भले ही आसान हो गया है। 2 रास्तों को मतलब 2 जगहों के बीच की जो दूरी है उसको कम समय में आप ट्रेवल करके आराम से पूरा कर लेते हैं, लेकिन इससे कितने बड़े पैमाने पर खेती की जमीन उसमें निगली गई है, मतलब बर्बाद हुई है, और कितने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया है उसकी कोई गिनती ही नहीं। और ये एक कड़वी हकीकत है। वजह क्या है? तो वजह इसमें सरकार का भी दोष नहीं है, वो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए करवा रही है। तो इसमें दोष है जनसंख्या वृद्धि का। आबादी इतनी बढ़ रही है ना कि हमारी जरूरतें मुंह फैलाई जा रही हैं और इसका कोई अंत ही नहीं है, और ऐसे ही चलता रहा तो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। मतलब लगे लगाए एकदम नए नवेले जो वृक्ष थे जिनमें कि अभी बढ़ने के लिए एकदम से शाखाएं फूट रही थी, उनको भी काट कर वहां सड़क बना दी गई। तो ये एक विडंबना का विषय। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज दी हुई है, देखिए सामाजिक वानिकी के ठीक नीचे सामाजिक वानिकी के जो प्रकार है उसको दिया हुआ है, और ये जो डाटा है ना इसको ठीक से देख लेते हैं एक बार। देखिए सामाजिक वानिकी की हमने चर्चा की थी, तो इसके लिए प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र है उसकी स्थापना प्रयागराज में की गई है और ये समय था 1992 का। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना ये 19 मार्च 1998 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाती है। तो विश्व बैंक का इसमें सपोर्ट है सामाजिक वानिकी में, प्रदेश वानिकी जो योजना है। मतलब देखिए उत्तर प्रदेश की एक समग्र वानिकी योजना है, उसमें सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी ये सब एक सब प्रोडक्ट के तौर पे शामिल है, वो उससे बाहर नहीं है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। तो ये लोकेशन बताई गई है। अब यहाँ पर कहा गया कि ऑपरेशन ग्रीन नाम की जो योजना है ये वृक्षारोपण के लिए 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट की गई थी और स्थानीय समुदाय के विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूलों, निजी संगठनों की सहायता से इसको शुरू किया गया था। हमने बार बार सामाजिक वानिकी शब्द को दोहराया है, तो उसकी वैरायटी यहाँ पे दी हुई है। सामाजिक वानिकी में ही प्रकार आता है कृषि वानिकी का। उसी प्रकार से सामुदायिक वानिकी यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो है वो एक अलग चीज है। नगरीय वानिकी जो है अर्बन फॉरेस्ट्री उसका अलग प्रकार है। नगर में आप मतलब वृक्षारोपण करना चाहते हैं, वानिकी को संवर्धित करना चाहते हैं, तो उसके अपने तरीके हैं। तो ये अलग अलग 3 भागों में बांटी गई है। अब इसके बाद आप धार्मिक उपवनों को देख लीजिए। तो बेरिया समाया ये बहराइच में है, धार्मिक उपवन है। झलीझाम जो है ये आपका गोंडा में है। देवी पाटन आपका बलरामपुर में है। परमहंस कुटी आपकी बहराइच में है। पृथ्वीनाथ जो है ये गोंडा में है और शिवाला बाग आपका बहराइच में। तो ये कुछ अवस्थितियां आपने देखी। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिवहन। पीछे हमने चर्चा की कि वनों के विनाश के पीछे सड़कों का बनना भी एक बड़ा कारण है। तो अब यहाँ चर्चा करते हैं परिवहन की। सबसे पहले सड़क परिवहन, उसके बाद रेल मार्ग और वायु मार्ग को देखेंगे। तो सड़क परिवहन निगम का जो कारपोरेट कार्यालय है वो लखनऊ में। राज्य के संदर्भ में देखें, निगम को 30 अक्टूबर 2003 में उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन हेतु पुनर्स्थापित किया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज के द्वारा, रोडवेज बसों में आपने सफर किया होगा, तो रोडवेज के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा संचालन को शुरू करके की थी। मतलब प्रदेश सरकार ने रोडवेज का प्रारंभ कब से किया? 15 मई 1947। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम जो है वो 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC कर दिया गया। मतलब अभी जो रोडवेज सेवा है, मतलब पूरा परिवहन का डाटा है, उसका पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम। तो ये आप देखते हैं, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से है, एक इधर की तरफ एरो, एक इधर की तरफ। अब यहाँ जो अगला पॉइंट बना हुआ है उसे ध्यान से देखिए। राज्य में मतलब पूरे पहले भारतवर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद हम राज्य को देखेंगे। तो भारतवर्ष के संदर्भ में कुल जो सड़क संजाल है उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपना जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पे है। सड़कों के जाल के मामले में हम दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिहाज से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान महाराष्ट्र का यहाँ भी है। और राज्य जो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। पहला एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में। पहला जो एक्सप्रेसवे बना था, अब तो कई सारे बन गए, लेकिन पहला कब, ये इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो कहाँ पर बना था? ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में बना था। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 19 है, NH मतलब नेशनल हाईवे नंबर 19, और इसका पुराना नाम NH2 था। और ये उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। GT रोड की बात हो रही है। अब इसके बाद आप देखें, वैसे भी अगर देखा जाए तो GT रोड भी कोई इजाद नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी मार्ग उस समय बनाया गया था और इसको खोजा गया था।
वो मार्ग पहले से ही था, आवागमन के लिए वो बहुत लंबे समय से मतलब प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहा था। आपने उत्तरापथ का नाम सुना होगा, तो उत्तरापथ वही था। उत्तरापथ का ही एक छोटा सा हिस्सा शेरशाह सूरी ने विकसित करवा के उसके दोनों ओर पेड़ लगवाए, सराएं बनवाई, तमाम अच्छे काम करवाए, मतलब उसे विकसित किया ताकि लोग आराम से आ जा सकें। बाद में अंग्रेजों के समय में उसे और मॉडिफाइड किया जाता है और आज के समय में भी वो मौजूद है, उतना लंबा नहीं है, उसके अवशेष हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब इसके बाद भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को आपस में मिलाने वाले जो राजमार्ग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी NH44 यहाँ आप देख रहे हैं, और NH27 यानी NH27, ये नेशनल हाईवे नंबर जो 27 है, ये दोनों आते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना में ये दोनों नेशनल हाईवे जो है वो इंक्लूड होते हैं। और ये दोनों जो राष्ट्रीय राजमार्ग आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में झांसी में जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब एक उत्तर दक्षिण है, एक पूरब पश्चिम है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो वो स्थान कहाँ पे है? झांसी में। अब यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, अक्सर चर्चा में रहता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने का काम करता है। यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये 6 लेन मतलब 8 लेन तक इसका विस्तार वो आगे होगा ही। तो कुल मिलाकर ये 165 किलोमीटर लंबा है और एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का काम करता है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी के बीच में सीधी बस सेवा को शुरू किया गया था 2015 में। ये समय था 4 मार्च 2015 का। तो ये भी एक बात। कुछ और बेहतर जानकारियां हैं, जैसे कि लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई थी। अयोध्या से जनकपुर माने नेपाल, उसके बीच में बस सेवा को शुरू किया गया 2018 में। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आपका आगरा में है, इसकी लोकेशन आप देखें। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा जो है म्योपुर सोनभद्र वहां पे विकसित किया। तो कुछ प्राइवेट हवाई अड्डे हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए। बाकी देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल रालहुपुर जो है ये वाराणसी में बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 1938 में, 2 अप्रैल 1938 की तारीख थी। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया। भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा जो है वो प्रयागराज यानी नैनी मतलब प्रयागराज से नैनी के बीच में, वो जिले के हिसाब से नहीं, हम लोकेशन के हिसाब से, तो प्रयागराज से नैनी के बीच में शुरू की गई थी। हवाई डाक सेवा का मतलब क्या है? हवा के माध्यम से यानी हवाई जहाज के माध्यम से डाक पहुंचाने का काम। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये फुर्सतगंज में है। और फुर्सतगंज आपका कहाँ पे है? ये अमेठी में है। ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, बड़ी काम की है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी डलहौजी के समय में रेल का यातायात शुरू किया जाता है, मुंबई से ठाणे पहली चलाई जाती है। तो वो सब तो देश स्तर पर हो रहा था। यूपी के रिस्पेक्ट में देखें तो 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी। और उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है वो देखा जाए तो 9167 किलोमीटर है, यानी 9167 किलोमीटर है। देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश इस मामले में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में, सबसे लंबा। और दिल्ली और नोएडा के बीच में मेट्रो सेवा जो है वो नवंबर 2009 में शुरू की गई थी। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड केंद्र और राज्य के बीच का संयुक्त उपक्रम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें राज्य अकेला नहीं है, उसमें केंद्र भी शामिल है। इसका गठन हुआ था 2013 में। देश में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से कि 5 जोन जैसे कि उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, ये सब उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। और 2 रेल जोन जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, इनका मुख्यालय भी उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि गोरखपुर है और प्रयागराज है। मतलब 2 रेलवे जोन जो है, कुल 18 है ना पूरे देश भर में, तो उसमें से 2 का मुख्यालय अपने यूपी में ही है। एक गोरखपुर हो गया और एक प्रयागराज हो गया। सबसे बड़ा जो यार्ड है यहाँ आप देख रहे हैं, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है जो कि चंदौली में है। और भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो रेल मंडल है वो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। एशिया और भारत का सबसे लंबा बिजली यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये मड़ुआडीह वाराणसी में है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो डीजल इंजन है उन्हें बनाने का काम होता है, डीजल रेल इंजन कारखाना डीरेका DLW। तो ये सब आपने देखा। इसके बाद आप देखें कि रेलवे भर्ती मतलब जो रेलवे का पूरा विभाग है उसमें भर्ती के लिए 2 भर्ती बोर्ड ये स्थापित किए गए हैं, प्रयागराज और गोरखपुर में है। अभी तो रेल का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो बनी बनाई संरचना है उसकी बात हो रही है। अब एक रेलवे संग्रहालय आपका वाराणसी में है। रेलवे से संबंधित वहां पे तमाम जानकारियां, मतलब पूरा जो पीछे का इतिहास है उसको संग्रहित करके रखा गया है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ये प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, फुटकर जानकारियां हैं। और तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो लालगंज में पड़ती है जो कि रायबरेली में है। और लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है वहां से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल का जो संचालन है असल में वो 8 मार्च 2019 से शुरू हुआ था। ये मेट्रो का संचालन है तो उसकी तारीख आपको बताई जा रही है। अब ये तो हमने रेल की बात की।
1953 की बात करते हैं। पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों के द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार के द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के नाम से 2 निगमों की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहले क्या था, प्राइवेट कंपनियां चलाती थी और बाद में इसको भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया। और अभी आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया जो है वो वापस टाटा समूह के पास चला गया है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया। और आगे चलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं भारत की पहली जो हवाई डाक सेवा है वो नैनी, अभी आपने पीछे देखा है, वही घिसी हुई जानकारी है, लेकिन हाँ यहाँ समय दिया हुआ है, 1911 में शुरू की गई थी। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी है और पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो आगरा में है। बमरौली प्रयागराज का जो है वहाँ पे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है और एक हवाई अड्डा स्कूल भी है। इसके बाद टेलीग्राफ सेवा की अगर बात करते हैं भारत में, तो 1854 में आगरा और कोलकाता के बीच में शुरू होती है। डलहौजी के समय में काफ़ी अच्छी बातें भी होती हैं, सिर्फ बुरी चीज़ें ही नहीं होती हैं। राज्य हड़पने का काम होता है वो ठीक है, लेकिन कई सारे विकास के काम भी होते हैं। अब वो जनता की भलाई के लिए नहीं थे, असल में अंग्रेज अपने लिए एक ढांचा तैयार कर रहे थे। राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना होती है 1975 में। तो ये तो हमने पीछे की बात की, कुछ नई बातों को कर लेते हैं। तो लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को 2022 में अयोध्या एयरपोर्ट और 2000 यहाँ आप समय देख लीजिए, 2024 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेगा। 2022 में अयोध्या और 2024 में कौन सा मिलेगा, ये अयोध्या एयरपोर्ट मिलेगा, जिससे यह 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ये एक बड़ी बात है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, ध्यान से देखिएगा, 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टियां अभी विकसित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने वाले परिचालन हवाई अड्डे जो हैं उसमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन यानी गाजियाबाद। तो यहाँ जो हवाई अड्डे हैं उनको टेबल में दे दिया है, मतलब टेबुलर फॉर्म में दे दिया है ताकि आप समझें। तो पहली चीज़ तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, लखनऊ का है। और बाकी बाबतपुर हवाई अड्डा, जिसका कि असल नाम तत्काल का है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। बमरौली एयरपोर्ट ये प्रयागराज में है आपका, चकेरी आपका कानपुर में है, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है, खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आगरा में है। इसके बाद आप सरसावा को देख रहे हैं, सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में पड़ता है और हिंडन जो है आपका गाजियाबाद में है। अयोध्या एयरपोर्ट आपका अयोध्या में ही है और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ललितपुर हवाई अड्डा ये ललितपुर का है। झांसी हवाई अड्डा झांसी का। महायोगी गोरखनाथ ये गोरखपुर में है। आईआईटी कानपुर का अपना है तो वो कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा ये बरेली में ही है, कुछ तो नाम से ही मालूम हो जाएगा। इसके बाद ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये फिरोजाबाद में प्रस्तावित है। कुछ और खास बातें हैं जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुर्सतगंज जो है ये BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, इसके अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट और सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल इसके रूप में विकसित है। तो कई सारे इसमें जो फ्लाइंग स्कूल विकसित किए गए हैं उनके नाम आपको एक साथ दिए गए हैं। इसके बाद आप देखें कि जो एयरफील्ड स्थापित किए गए हैं मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर और अकबरपुर, सुल्तानपुर, इन सभी जगहों पर स्थापित किए गए। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और संगीत घरानों को देख लेते हैं। पीछे हमने जो तथ्य देखे उसके बाद अब ये टेबल फिर से आ गई है। यहाँ घराना और कलाकार दिया है, साथ में क्षेत्र दिया है। अब इसे शुरू किया जाए इससे पहले एक चीज़ है कि देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसकी 2 ब्रांचेस बन गई। मध्यकाल में ये चीज़ें होती हैं, एक तो हिंदुस्तानी शैली विकसित होती है भारतीय शास्त्रीय संगीत की और दूसरी है कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली दक्षिण में प्रचलित थी और हिंदुस्तानी जो है वो उत्तर भारत में। अब इसमें से जो हिंदुस्तानी शैली है उसके अंदर बहुत सारी मिलावट हुई है। बाहर से जो आक्रमणकारी आते हैं, यहाँ शासन करते हैं, तो उनके द्वारा नई सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, नए राग बनते हैं, जो नए वाद्य यंत्र हैं उनका ईजाद होता है। तो इसमें विविधताएं पाई जाती हैं। बाकी कर्नाटक शैली जो है वो एक निष्ठ है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्वरूप है। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि वो बाहरी प्रभावों से अछूती है और उसके अंदर फेरबदल की गुंजाइश भी उतनी ज़्यादा नहीं है, वो स्थिर है। उसमें उतनी वैरायटी नहीं है लेकिन वो विशुद्ध रूप में है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हिंदुस्तानी शैली जो है उसमें बहुत सारे संगीत घराने बन गए। तो संगीत घराने बने तो उनसे संबंधित कुछ कलाकार हैं। अब अपने यूपी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये कौन कौन है। तो सबसे पहले नंबर आता है लखनऊ घराने का। लखनऊ घराने में कलाकार में बेगम अख्तर को आप देखते हैं, पंडित सखाराम है, पंडित अयोध्या प्रसाद है, बिरजू महाराज भी थे। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बेगम अख्तर जो है वो गजल गायिका है, ठीक है, और पंडित सखाराम जो है ये पखावज बजाते हैं। अयोध्या प्रसाद का भी जो वाद्य है वो पखावज है। बिरजू महाराज जो है ये अपने कथक नृत्य के लिए जाने जाते थे। इसके बाद और भी है, इधर आप देख रहे हैं साइड में, तो कलाकार जो है इसमें शंभू महाराज ये भी कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। सादिक अली जो है ये सारंगी वादक है, सारंगी बजाते हैं। लच्छू महाराज भी जो है वो कथक करते हैं। कथक जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है बनारस घराना। लखनऊ के बाद बनारस घराना, इसमें कई सारे कलाकार हैं लेकिन जो मुख्य हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें पंडित रविशंकर है, छोटी मैना, बड़ी मैना ये बहनें हैं।
ये ठुमरी टप्पा गाती हैं असल में, और रविशंकर सितार बजाते हैं, आप जानते ही हैं। पागल दास हैं जो कि पखावज बजाते हैं, और मुस्ताक अली जो है वो सितार बजाते हैं। गिरजा देवी जो है वो ठुमरी गायिका हैं, और नलिनी कमलनी जो है वो कथक नृत्य करती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं रसूलन बाई जो है वो ठुमरी टप्पा गाती हैं। किराना घराना के जो कलाकार हैं उसमें भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल हैं। गंगूबाई जो है वो ख्याल गाती हैं और भीमसेन जोशी भी ख्याल गाते हैं। इसके बाद है प्रयाग घराना, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं वो इसके कलाकार हैं। और इसके अलावा जानकी बाई जिन्हें छप्पन छुरी कहा जाता है वो गायिका है। अच्छे अच्छे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। संगीत कला में लोकगीतों को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रमुख लोकगीत और क्षेत्र दिया हुआ है। ये टेबल है, इसमें पहचानना आसान है। देखिए, ढिमिराई है, चंगोलिया है, कुहाई है, आल्हा राछरा, दिवारी, हरदौल, पवारा, इसुरा फाग, इसके अलावा इसुरी फाग असल में, और तकरार गीत, कव्वाली, ये सब जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा जो है ये पूरे प्रदेश में होता है। बिरहा महिलाएं जो है इसको गाती हैं आमतौर पे, और आजकल एक समुदाय विशेष भी गाने लगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बिरहा में विरह वेदना होती थी। बिरहा शब्द जो है ना ये विरह से बना हुआ है। महिलाओं के जो पति होते थे, चूंकि उनके सर्वे सर्वा उस समय में होते थे, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया नहीं जाता था, और विवाह के बाद पहले वो पिता के अधीन होती थी, बाद में पति के अधीन हो जाती थी। तो ससुराल वाले उन्हें तरह तरह से तंग करते थे, और पति जो है वो विदेश में कमाने गया होता था, तो वो अपनी व्यथा किससे कहे। तो जब कुर्ती पीसती थी या कोई घर का काम करती थी तो गीत में अपने जो दर्द है उनको बयां करती थी। अगर ऐसे सीधे सीधे कह देंगी तो लोग गाली देने और मारने पर उतारू हो जाते, प्रताड़ना। तो इसीलिए गाने के माध्यम से कहती थी, और उसी को कहा जाता था विरहा। तो ये चीज, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र का है, और बिरहा तो पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में विख्यात है। इसके बाद आप देख रहे हैं भजन, पूरन भगत और निर्गुण, पचरा, भर्तृहरि, ये सब भक्तों और साधुओं के द्वारा किया जाता है। ये जो पचरा आप देख रहे हैं ये देवी गीत होते हैं। इसके बाद झूला, होरी, रसिया, बम रसिया और ब्रज मल्हार, पटका, समाज गायन, ये सब ब्रज क्षेत्र का है। रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी, गुजरी, ये सब पश्चिमी क्षेत्र का है। लावड़ी जो है ये आपका रुहेलखंड में भी होता है। इसके अलावा 72 बील भी गाया जाता है। हरदौल, पवारा और इसुरी फाग जो है ये बुंदेलखंड में। इसके अलावा झूला, होरी फाग, लंगुरिया, रसिया, ये सब ब्रज क्षेत्र का है। पूर्वांचल में बिरहा विशेष रूप से, बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत, कव्वाली, ये सब अवध क्षेत्र का है। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्जापुर से लेकर पूरा वाराणसी तक फैला हुआ है। ठीक है, मोती झील से मेहंदी ले आने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। कजरी का जो विशेष क्षेत्र है वो आपने देख लिया। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा और सोहानी, रोपनी, सोहनी रोपनी असल में। ठीक है, ये सब फसल के गीत हैं। जब फसलों को अलग अलग फसल रोपी जाती है तो रोपनी वाला गीत गाया जाता है, उसकी निराई गुड़ाई की जाती है तो सोहनी गीत गाया जाता है। उसी प्रकार से दादरा है, नटका है, बिरहा है, झूमर, झूला, चैती, चैत के महीने में गाया जाता है, और होली गाई जाती है फागुन में। दादरा होता है, कव्वाली होती है, सोहर, लड़का पैदा होता है तो सोहर, लड़की के लिए नहीं, और बधाई गीत। तो ये सब जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र में काफी फेमस है। अब यहाँ आइए, आप जो त्योहार, मेले और महोत्सव है उनको लगे हाथ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, पहले तो स्थान दिया हुआ है प्रयागराज। तो प्रयागराज में बताने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ 12 साल के अंतराल पे अमृत कलश की बूंदें, यहाँ मतलब अमृत की बूंदें जो है वो कलश से छलकी थी, और जहाँ गिरती है वहाँ कुंभ लगता है। तो ये वार्षिक माघ मेला है, मतलब माघ मेले के तौर पे वार्षिक आयोजन होता है। ये तो आप देखते ही हैं माघ महीने में, लेकिन हर 12 साल पे एक महा आयोजन होता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद आगरा को आप देख रहे हैं, कैलाश मेला, राम बारात उत्सव, गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव, इतने सारे मेले यहाँ पे लगते हैं। तो ये अच्छा खासा क्षेत्र है। इसके बाद ब्रज, मथुरा और नंदगांव में लठमार होली, मटकी लीला, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सारे हैं। मेरठ में पूरा 1 महीना नौचंदी मेला चलता है। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा मेला यहाँ लगता है। चित्रकूट में रामायण मेला है। वाराणसी में देव दीपावली का जो मेला है वो लगता है। नकटैया मेला लगता है। इसके अलावा गंगा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। देव दीपावली का अलग उत्सव होता है। और ये आप देखें झांसी, तो झांसी में आयुर्वेद का जो महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है। अयोध्या में श्रवण झूला मेला लगता है। रामनवमी का मेला लगता है। और अम्बेडकर नगर में किछौछा शरीफ का जो मेला है वो लगता है। गोविंद साहब का भी मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और आप देख रहे हैं बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला है। और कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीशा जो है वहाँ पे बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सारी जो मेले के क्षेत्र हैं, उत्सवों के क्षेत्र हैं या महोत्सवों के क्षेत्र हैं, उनको हम देख रहे थे। अब कुछ लोक नृत्यों को देख लेते हैं। तो प्रमुख लोक नृत्य और क्षेत्र दे रखा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले कहरौआ को देख रहे हैं, जो कि कहार समाज के द्वारा किया जाता है, और इसका क्षेत्र है पूर्वांचल। यूपी का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पे आयोजित होता है। पासी नृत्य जो है ये पासी समाज करता है। अपना जो हिंदू धर्म है वो बहुत सारी जातियों और वर्णों में बटा हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पहले से चली आ रही है। तो इसमें जो समाज विकसित हुए हैं उनके द्वारा अपनी अपनी संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है, तो उन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद नटुआ और नकटोरा नृत्य जो है ये महिला के द्वारा पुरुष का वेश धारण करके किया जाता है। अब ये है क्या? तो ये नटुआ और नकटा जो होता है ना, ये विवाह के मौके पे होता है। जब लड़के की शादी होती है तो बारात तो चली जाती है लड़के के घर। अब जो लड़के के घर में खाली बैठी महिलाएं होती हैं, आजकल की तरह रिवाज नहीं है कि महिलाएं भी बारात में चली जाएं, पहले पुरुष ही जाते थे, पहले का जो सिस्टम था।
तो लड़के की माँ जो है वो घर में अकेली रह जाती थी और साथ में और जो घर की महिलाएं, तो उनके पास खाली समय बिताने का कोई वैसा काम धंधा नहीं होता था, क्योंकि कामकाज की तैयारियां तो लड़की वाले करते थे। तो ऐसे में ये अपना नाटक रचती थी, मतलब लड़के के जन्म का स्वांग रचा जाता था। ठीक वैसी ही परिस्थितियां बनाई जाती थी जैसे कि उस लड़के की जो शादी करने गया है उसके जन्म के समय बनी थी। और उसके बाद फिर लड़का पैदा होता था जिसे कि झलुआ कहा जाता था। ठीक है, जलुआ, नटुआ, इस तरह के नाम उसके लिए रखे जाते थे। और आमतौर पे जो मचिया या टूटी हुई चारपाई के गोड़े होते थे, पाए होते थे, उससे उसका निर्माण किया जाता था, एक गुड्डा बनाया जाता था। फिर उसके बाद वो पैदा होता था, फिर सोहर गाया जाता था और तरह तरह से उत्सव मनाया जाता था। तो रात बीत जाती थी उसमें, कहने का मतलब। तो ये सारी बातें, ये नकटोरा, इसमें महिलाएं जो है पुरुष का भी रोल करती थी, मतलब पति का भी रोल करें, पत्नी का भी रोल करें। तो पुरुषों का जो शर्ट पैंट धोती इत्यादि होता था उसको पहन लेती थी। तो ये मजेदार। इसके बाद बहुरूपिया नृत्य को आप देख रहे हैं, तो इसमें जो भाग लेने वाले कलाकार हैं वो पुरुष होते थे, अलग अलग रूप बना के। ये अवध क्षेत्र में होता है, तो पुरुष कलाकार ही अलग अलग रूप बना के, वेशभूषा बना के इस नृत्य को करते हैं। इसके बाद नौवा झाखड़ है, डफला है और सुराही नृत्य है, ये भी अवध क्षेत्र का है। शिव बारात नृत्य जो है ये पूरे पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे यूपी में शिवरात्रि के मौके पर ज्यादा किया जाता है। शिवरात्रि का मतलब क्या, ये माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की वर्षगांठ होती है, हम हर साल मनाते हैं, मतलब हम लोग हर साल मनाते हैं। तो उसमें शंकर जी की बारात निकाली जाती है, और आप जानते ही हैं कि कैसी बारात लेकर शंकर जी जो है वो पार्वती जी के घर जाते हैं, है ना। तो मतलब हिमालय और उनकी जो पत्नी मैना रहती हैं वो बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं देखने के बाद। तो पार्वती जी निवेदन करती हैं कि अपने सुंदर रूप में आइए, ऐसा जो अवढ़र रूप है उसको त्याग दीजिए। तो ये जो भूत प्रेतों की बारात है उसका स्वांग रचा जाता है, काफी मनोरंजक ये भी होता है। और इसके बाद चंगोलिया, ढिमराई, शैतान और जवारा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है। छौलिया जो है इसमें युद्ध की तरह से होता है, मतलब युद्ध नृत्य है, राजपूतों के द्वारा किया जाता है तलवार और ढाल के माध्यम से। चौलर जो है वो अच्छी वर्षा और फसल की बेहतरी के लिए किया जाता है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है। ठड़िया जो है ये सरस्वती जी के चरणों में समर्पित की जाने वाली विद्या है। इसके बाद ढरकहरी को देख रहे हैं आप, ये जनजातियां करती हैं जो मिर्जापुर और सोनभद्र में रहती हैं। कर्मा और शीला जो है ये खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, और मिर्जापुर और सोनभद्र में ये विख्यात है। इसके बाद ढेढ़िया नृत्य को देख रहे हैं आप, मिट्टी की जालीदार मटकियां होती हैं जिनको कि ढेढ़िया कहा जाता है, और उनको सिर पर रखकर या अलग अलग भंगिमा में पकड़कर ये नृत्य किया जाता है। अवध क्षेत्र का है। जोगिनी जो है ये रामनवमी के मौके पे होता है, कलाबाजियां इसमें होती हैं, अवध क्षेत्र का है। धोबिया नृत्य धोबी समाज करता है, पूर्वांचल क्षेत्र। कटघोड़वा में ऊपर घोड़े का एक कॉस्ट्यूम पहन के लोग नाचते हैं, ये भी काफी मतलब देखने में हास्यास्पद होता है और मजा आता है। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, रंग बिरंगे घोड़े का कॉस्ट्यूम पहन के आपस में युद्ध होता है। और इसके बाद नटवरी को आप देख रहे हैं, ये अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। लठमार होली का जो नृत्य है इसमें महिलाएं लाठी बरसाती हैं और पुरुष जो है वो ढाल पे उस चोट को रोकते हैं। तो ये बरसाना और नंदगांव में होता है, ब्रज क्षेत्र। घड़ा नृत्य जो है ये रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रख के किया जाता है। और चरकुला ये आपने कई बार देखा होगा, ब्रज क्षेत्र का है। तो इसमें 108 दीपों का एक पिंजरा जैसा होता है, मतलब दीप पात्र होता है असल में, और उस चरकुला, उसको चरकुला कहा जाता है। ठीक है, उस दीप पात्र का जिसमें कि 108 स्थान बने रहते हैं, प्यालियां जिसमें कि दिए जलते रहते हैं, उनको महिलाएं सिर पर रख लेती हैं। वो पूरा जो चरकुला पात्र होता है उसको सिर पर रख लेती हैं और तब डांस करती हैं। संतुलन इसमें दिखाया जाता है, कितना बेहतर संतुलन बनाकर वो नाच सकती हैं। मयूर नृत्य में पूरा मोर के पंख से सज के करते हैं, ये ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य जो है ये सावन महीने में मंदिरों, मतलब जो ब्रज के मंदिर है वहां पर होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी है। यहाँ देख रहे हैं आप, रासक दंड नृत्य है। ठीक है, रासक दंड नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र का है कुछ यहाँ पे, और रास नृत्य भी ब्रज का ही है। कानरा जो है ये धोबी समाज के कलाकार करते हैं बुंदेलखंड में। बरेंडी नृत्य जो है वो लठमार होली की ही तर्ज पे होता है, और अहीर समाज इसको करता है, मतलब यादव बंधु जो है वो इसको करते हैं। और इसमें काफी कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, परिधान जो इसके हैं बड़े रंग बिरंगे और आकर्षक होते हैं। बुंदेलखंड का है, हर संस्कृति की अपनी खूबसूरती। पाई डंडा और मौनिया नृत्य जो है ये कृष्ण गोपिकाएं, मतलब कृष्ण और गोपिका का वेश धारण करके किया जाता है, बुंदेलखंड का है। दीप नृत्य में, ये भी बुंदेलखंड में होता है, थाली में बहुत सारा दीप रख के अहीर समाज के लोग जो है इसको करते हैं। रई नृत्य जो है ये महिलाएं करती हैं जन्माष्टमी के मौके पे, और ये भी बुंदेलखंड का है। देवी नृत्य भी बुंदेलखंड का है। घोड़ा नृत्य जो है ये मांगलिक अवसर पे होता है, घोड़ों के द्वारा करवाया जाता है बुंदेलखंड में। सौरा और सायरा जो है ये फसल काटते समय लोग खुशी मनाते हैं, बुंदेलखंड का है। कुम्हराई जो है ये कुम्हारों के द्वारा होता है, और ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र के पैदा होने पर खुशी में किया जाता है। आगे क्या बात है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में हुआ था 1972 में, और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो गठन है वो प्रयागराज में होता है 1981 में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में, यहाँ देख रहे हैं आप, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार यानी मिड डे मील योजना ये 1995 में शुरू की गई थी। भोजन के प्रलोभन में ही सही बच्चे जो हैं वो स्कूल से जुड़े, ये इसका प्रयास था। दूसरा ये उसके पीछे पक्ष था कि पेट भरा रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है और सदुपयोग कम।
इसके बाद केंद्र के द्वारा पारित जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2009, इसको राज्य में जुलाई 2011 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। इसके बाद देखें आप उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो सब हमने डिटेल में देख रखा है, यहाँ सिर्फ संख्या बताई गई है। तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6, जिसमें से कि 4 सामान्य है, एक कृषि विश्वविद्यालय है और एक विमानन है, लेकिन ये सेंट्रल है। इसके बाद आप देखें डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल 4 है। राजकीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो 19 है। राजकीय डीम्ड, ये इसमें आप देखें केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो 4 है, राजकीय डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 3 है, और सबसे पुराना तो विश्वविद्यालय अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय। ये 1887 का स्थापित है, सबसे पुराना है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है बीएचयू, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है बीएचयू, 1350 एकड़ में फैला हुआ है टोटल, और ये 1916 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जो जिला है वो लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है 1998 का राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये आपने देखा। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ताजमहल है जो कि आगरा में है। शुक्रताल और प्राचीन शिव मंदिर यहाँ का जो है वो मुजफ्फरनगर में है, ये भी दर्शनीय है। वृंदावन का मंदिर मथुरा में है, ये भी दर्शनीय है। धानापुर शहीद स्मारक ये भी दर्शनीय है, चंदौली में है। और खानका रशीदिया जो है ये मैनपुरी में है। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा आपका गाजीपुर में है। कार्नवालिस जो है वो स्थायी बंदोबस्त करते करते बंगाल से चला, बिहार होते होते जब यूपी में आया गाजीपुर में, तो यहाँ आते आते चेचक महामारी उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब आलम कुछ ऐसा था कि रात में संक्रमण हुआ, बुखार आया, और सुबह होते होते स्वर्गवासी गांव के गांव जो है वो वीरान हो गए, और दाह संस्कार करने का साहस कोई नहीं कर पाता था। लोग कहते थे कि माता जी का प्रकोप हो जाएगा, मतलब देवी नाराज हो जाएंगी, लेकिन असल में ये वायरस होता है जो कि फैलता है तेजी से। तो महामारी की तरह से ये फैला हुआ था, और कार्नवालिस को भी यही बीमारी हो जाती है, बुखार आता है उसे, और गाजीपुर में हाल्ट लेता है, तमाम दवाएं दी जाती हैं, लेकिन रात भर में काम खत्म हो जाता है। तो यहीं पर उसकी कब्र बना दी जाती है, मतलब इसे दफनाकर ऊपर से लाट बना दी जाती है। तो अभी भी वहाँ कार्नवालिस का मकबरा है। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। इसके बाद आप देखें भगवान वाराह का मंदिर जो है वो सोरो में है, यानी कासगंज में है। देवकली मंदिर जो है ये औरैया में है। रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है। विक्टोरिया हाल का जो घंटा घर है ये हरदोई में है। गोला गोकर्णनाथ ये आप तो जानते ही हैं, लखीमपुर खीरी में है। तुलसी स्मारक आपकी बांदा में है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य आपका सीतापुर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में है। आनंद भवन प्रयागराज में है, ठीक है। और इमामबाड़ा 76 मंजिल जो है ये आपकी लखनऊ में है। कड़क शाह बाबा की मज़ार आपकी कौशाम्बी में है। और लाल दरवाजा मस्जिद जो है ये जौनपुर में है, इसकी लोकेशन आपकी जौनपुर में है। बावनी इमली शहीद स्थल आपका फतेहपुर में है। और हाजी वारिस अली की जो मज़ार है, देवा शरीफ इसको कहा जाता है, ये आपका बाराबंकी में। फांसी इमली शहीद स्थल जो है ये प्रयागराज में है। सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है ये बहराइच में है। शहीद स्थल छावनी जो है ये आपकी बस्ती में है। और कपिल मुनि का आश्रम, रामेश्वर मंदिर और भेद कुंड ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। कनक भवन आपका अयोध्या में है। दधीची जी का आश्रम, मतलब महर्षि दधीची जो वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां दान करते हैं, तो इनका जो आश्रम है वो सीतापुर में है। सप्त मातृका की जो प्रतिमा है वो कन्नौज में है। क्षेमकली देवी का मंदिर, पद्मावती सती मंदिर और जयचंद का किला, इसके अलावा हाजी शरीफ का मंदिर, ये सब कन्नौज में है। और जेके मंदिर जो है ये आपका कानपुर नगर में पड़ता है। नंदीग्राम, भरतकुंड और शीश महल ये सब अयोध्या में है। दिगंबर जैन मूर्तियां ये आसाई किले से प्राप्त की गई थी, फिलहाल इटावा में है। कनक भवन, मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण मंदिर ये सब जो है ये अयोध्या में है, लोकेशन आपने देखी। शुक्लताल या शुक्ला तालाब इसको कहा जाता है, ये कानपुर देहात में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की जो दरगाह है ये बाराबंकी में है। गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में ही है। महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम ये दोनों ही जो है ये प्रयागराज में है, ठीक है। मतलब भगवान राम जब अपने वनवास की यात्रा को शुरू करते हैं तो गंगा पार करते हैं केवट की नाव में सवार होकर। वो चढ़ाता नहीं है क्योंकि पहले पैर धोने की रिक्वेस्ट करता है कि नाव भी कहीं स्त्री में न बदल जाए, उसे ये डर रहता है। तो कुल मिलाकर वो पार उतारता है। तो सबसे पहले गंगा पार करने के बाद भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। कहा जाता है कि अभी गंगा की स्थिति आप देख रहे हैं, तो उस समय त्रेता युग में गंगा जो है वो भारद्वाज आश्रम से होकर ही बहा करती थी, ऐसी मान्यता है। तो गंगा के एकदम तट पे वो था। तो ये आपने भारद्वाज आश्रम को देखा, ये प्रयागराज में। इसके बाद बौद्ध स्तूप को आप देख रहे हैं, कुशीनगर और पिपरावा सिद्धार्थ नगर इसकी लोकेशन है। कुंतेश्वर मंदिर आपका बाराबंकी में है। और बाबा सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो देवरिया में है। देवा शरीफ की दरगाह और पारिजात वृक्ष जो है वो आपका बाराबंकी में है। संत कबीर का निर्वाण स्थल मगहर में पड़ता है, संत कबीर नगर। माता राजेश्वरी मंदिर जो है वो उन्नाव में है। माथा कुआं बुद्ध प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ ललितपुर में है। कालिंजर का जो दुर्ग है वो बांदा में है। हरिदेव जी का मंदिर आपका गोवर्धन मथुरा में पड़ता है। रजा लाइब्रेरी आपकी रामपुर में है। लाडली जी का मंदिर मथुरा में है। और शिवली एकेडमी जो है ये आपकी आजमगढ़ में पड़ती है, मतलब इसकी लोकेशन आजमगढ़ में। भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर जो है ये कानपुर में है। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये बलरामपुर में है। भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट ये आपका प्रयागराज में है। भारद्वाज आश्रम को वहीं देखा आपने। अक्षयवट
ये आप देखते हैं अकबर के किले में स्थित है। इसके बाद रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, मतलब अक्षयवट तो पहले से ही है, अकबर ने चारों ओर किला बनवा दिया। और यहाँ पर एक हनुमान जी भी हैं जो कि लेटे हुए हैं। ऐसी लेटी हुई प्रतिमा कहीं विरले ही देखने के लिए मिलती है। कहा जाता है कि बनवाने वाले जो राजा थे वो नाव में लाद के इसको ले आ रहे थे और रास्ते में वो प्रतिमा जो है वो गंगा में समा जाती है, मतलब नाव पलट जाती है। फिर वो प्रतिमा जो है वो बहुत समय बाद बालू में प्रकट होती है, उसको कोई उठा नहीं पाता है। तो उठा नहीं पाता तो उसी के चारों ओर निर्माण कार्य करवा दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपने देखी। मतलब अकबर जब किला बनवा रहा था तो उसके जो कामगार थे, मजदूर थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि इस प्रतिमा को एक तरफ हटा दिया जाए, मतलब एक कोने कर दिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो जो प्रतिमा थी वो एकदम से धसी हुई थी जमीन में और टस से मस नहीं हो रही थी। तो उसी के चारों ओर बन जाता है। फिर अभी मंदिर आप देखते हैं अंदर लेटे हुए। अब इसके बाद आप आगे देखें तो अक्षयवट के नीचे आप शाकंभरी देवी को देख रहे हैं। सहारनपुर इनका क्षेत्र है और सीताकुंड घाट जो है आपका सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल, अब सीतामढ़ी पर बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि भागलपुर मुंगेर में सीता जी का, लेकिन ये जो है ना सीतामढ़ी, ये समाहित स्थल है और समाहित स्थल में भी काफी ज्यादा आपस में भ्रांतियां हैं। लेकिन एक सीता समाहित स्थल जो कि पुंज ट्रस्ट की ओर से बनवाया गया और वहां पहले से पुराना मंदिर भी था, वो भदोही में है। वहां दोनों तरीके के मंदिर आपको दिखेंगे। जो भव्य आलीशान बना हुआ है वो दयावंती पुंज ट्रस्ट जो है उसने बनवाया है और उसको आप देखेंगे तो उसमें संगमरमर की मूर्तियां और तमाम शोबाजी है। लेकिन जो पुराना मंदिर है वो भी मौजूद है, जो कि एकदम गंगा के तट पे है। इसके बाद 84 गुंबद का मंदिर आप देख रहे हैं, ये कालपी जालौन में पड़ता है और व्यास टीला, नरसिंह टीला ये जालौन में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपका मिर्जापुर में है, ठीक है। और विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने जाने वाले जो है वो सिर्फ विंध्याचल भवानी का ही दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि त्रिकोण करके आते हैं। मतलब एक जगह काली देवी का मंदिर है, काली खो, और उसके बाद वो जाते हैं एकदम ऊंची पहाड़ी पे अष्टभुजा देवी की माफ कीजिएगा, अष्टभुजा देवी का दर्शन करने के लिए। फिर वहां से विंध्याचल, तो विंध्याचल, काली खो, अष्टभुजी, तब जाकर वो त्रिकोण यात्रा जो है वो संपन्न होती है। फिर आकर गंगा स्नान करते हैं, तब जाकर अपने घर लौटते हैं। तो ये है। इसके बाद बिल्हा देवी का मंदिर जो है वो प्रतापगढ़ में है। लोधेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो बाराबंकी में है। हर मंदिर की अपनी कहानी होती है। जैसे विंध्याचल मंदिर की कहानी वो आपने सुनी होगी ना, भगवान कृष्ण के पहले कई सारी जो संतानें हैं वो वासुदेव और देवकी के उत्पन्न होते हैं। मतलब ये 8वें पुत्र थे, तो उससे पहले 7 संतानें उत्पन्न होती हैं। 8वें के रूप में जब ये पैदा होते हैं तो वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ पहुंचा आते हैं और यशोदा जी के एक लड़की पैदा हुई रहती है, उसे उठा ले आते हैं। तो ये लड़की जो है ये योग माया रहती है, मतलब देवी रहती है असल में। और कंस इन्हीं को 8वां अवतार समझ के पत्थर पे पटक देता है। पत्थर पे पटकता है तो वो इसके हाथ से छूटकर असली रूप में जाहिर होती है वहां पे। तो इनके शरीर के जो अंग छिटक गए थे, मतलब पत्थर पे पटकने से पुंज के रूप में बिखर गए थे, उसी का एक अंश जो है वो विंध्याचल में गिरा और यहाँ पे वो मंदिर स्थापित हुआ। तो ये कहानी। अब इसके बाद लोधेश्वर मंदिर को आपने देखा, ये बाराबंकी में है और एजाज अली हाल जो है ये बिजनौर में है। भृगु मंदिर ये बलिया में पड़ता है और मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है और अशफाकुल्ला खां की मजार जो है वो शाहजहांपुर में है। ये सब अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना को देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है अपने यूपी का, इसमें यूपी सरकार ने एनसीआर में बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को शामिल करने का जो प्रस्ताव भेजा था वो समय है 9 जनवरी 2018 का। यहाँ ध्यान से देखिएगा। और अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन किया गया था। वो समय है 18 जुलाई 2014 का। उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई दिवस जो है ये मनाया जाता है, तो जनवरी में मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं। और यहाँ आप देखें कि फ्रॉम द ईयर 2016 ऑनवर्ड यूपी एनआरआई डे वुड बी सेलिब्रेटेड, मतलब 5-6 जनवरी को ईच ईयर ये, मतलब हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद राज्य विधानमंडल जो है ये द्विसदनात्मक है, मतलब बाई कैमरल सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी मौजूद है, जो कि हर राज्य के पास नहीं होती है। और राज्य विधानसभा का पहला गठन किया गया था 1937 में, जुलाई में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 431 थी। और उत्तराखंड के बनने से पहले, यानी नवंबर 2000 से पहले, उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले तक विधानसभा की जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो 425 थी। 13 जिले उसमें से काट लिए जाते हैं, तो इस बाद में जो सदस्य हैं वो घट जाते हैं। तो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403। अब जो 15वीं और 16वीं विधानसभा है, ध्यान से देखिएगा, 15वीं और 16वीं विधानसभा, उसमें महिला सदस्यों की जो संख्या है वो 23% के हिसाब से देखें तो 5.7 15वीं में, और जो 16वीं है उसमें 8.68%, यानी 35 सदस्य थे। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की जो तादाद है वो बढ़ी है, 41 भागीदारी बढ़ गई है। 35 बीजेपी की थी और 6 अन्य जो दल है वहां से चयनित हुई थी। तो 10.42% इनका जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो आप देखें, ये जिले से पहले तो यहाँ पर जो सीटें हैं किसको, मतलब कौन सी पार्टी को कितनी मिलती हैं वो दी हुई है। तो भाजपा को 312, 9 जो है वो अपना दल को, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी जो है उसको प्राप्त हुई थी, 47 सपा को, 7 कांग्रेस को, 19 बसपा को और 5 अन्य को। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं उसके तौर पे यहाँ आप देख रहे हैं,
यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला आप इधर मिला लीजिए प्रयागराज 12 सीट, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं उसमें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें, ये सबसे कम। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर जो एकमात्र बैठक हुई है वो आप देखें ये, और राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई, तो वो चीजें आप देख रहे हैं। ये एक क्रम से थोड़ा सा इसमें जो तिरछा मिलान है वो करना है। 29 जनवरी 2019 कुंभनगर प्रयागराज। अब यहाँ से आप देखें कि विधान परिषद यहाँ से राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल मिलाकर 86 है, जिसमें से कि 84 जो है वो SC और 2 ST समुदाय के लिए आरक्षित। उत्तराखंड निर्माण से पहले, मतलब उत्तराखंड के निर्माण से पहले 2000, मतलब ये नवंबर सन 2000 से पहले की बात है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कुल मिलाकर कितनी है 108 है। और विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। ये तिरछा चल रहा है, देखिए विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में, ये 1937 से अनवरत है। नीचे चलते, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो विधान, मतलब आपने देखा उत्तराखंड के निर्माण से पहले विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 108, वर्तमान में विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 100 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। लोकसभा की जो SC ST आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या अगर देखें तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि 17 और 0 है। जबकि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है और सबसे जो छोटा है वो बागपत है। राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो 31 है। राष्ट्रपति शासन जो है वो पहली बार लगा था 25 फरवरी, यहाँ देख रहे हैं आप, ये इधर से मिलान कर लीजिए, देखिए 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक ये राष्ट्रपति शासन का समय है। और अब तक जो कुल राष्ट्रपति शासन लग चुका है वो 10 बार लग चुका है। 10वां जो राष्ट्रपति शासन है वो 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक लगता है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 1975 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम को 2007-8 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, ये हर वर्ष 1993 से किया जाता है। इसके बाद इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर और एक्सीलेंस की स्थापना की गई है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो लखनऊ का है उसमें। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाओं की संख्या है 5, मतलब 3 स्थायी हैं और 2 जो है वो चलायमान है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है इसमें 224 सीट है शनि ग्रह के आकार का, और सूरजकुंड पार्क लखनऊ का जो है वहां पे स्थित है 2003 का समय। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है ये रामगढ़ परियो, मतलब जो गोरखपुर का इलाका है वहां पे है, 2009 की स्थापित है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है। ठीक है, 400 सीट यहाँ पे मौजूद है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में है, 2012 की है, लेजर तकनीक पर आधारित है और ये पहले इसका नाम था अंबेडकर नक्षत्रशाला। कुछ मोबाइल नक्षत्रशालाएं हैं, उनकी संख्या है 2, और जवाहर नक्षत्रशाला, मतलब ये आपका जो प्लानिटोरियम है ये आनंद भवन में है, ट्रस्ट के नियंत्रण में है और ये प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद और भी चीजें हैं। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना लखनऊ में ये 1982 में हुई है। और विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, यहाँ आप देख रहे हैं राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है विज्ञान गौरव। और क्या जानकारियां हो सकती हैं? तो नई जो जैव प्रौद्योगिकी नीति है उसको प्रख्यापित किया गया था 2014 में। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था सन 2002 में। बक्सी तालाब जो लखनऊ का है वहां पे जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल उर्वरक परियोजना जो है ये 2006 से जैव प्रौद्योगिकी पार्क में स्थापित की गई है। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब भी वहीं पर, और बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र जो है वो भी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में ही है। इसकी स्थापना का जो क्षेत्र है वो ऊपर ही आपको बता दिया है, तो आपको जगह मालूम है, लखनऊ में है बक्शी तालाब। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी पार्क में ही बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र भी है और जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की जो इकाई है वो भी वहीं पर है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड और यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड दोनों को आप देखें तो दोनों लखनऊ में। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की स्थापना हुई थी 1974 में और डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन जो है वो 1977 का। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 18वां हुआ था, 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा गया था सन 2022 की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चुनाव हुआ। रिजल्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को जारी हुआ। और अगर ध्यान से देखा जाए तो 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि जो है वो 14 मई 2022 को निर्धारित की गई थी। ये कुछ पुरानी जो इसमें बातें हैं वो आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है। 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने 41.29% मत के साथ 403 में से 255 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो सुनील कुमार शर्मा हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की थी, मतलब 2,14,835 मतों का जो भारी अंतर था उससे ये विजेता होते हैं।
नोएडा से जो भाजपा विधायक है पंकज सिंह, उन्होंने सीट बरकरार रखी। 2017 में भी ये जीते थे और जीत का अंतर जो है वो 1.04 लाख से बढ़कर इस बार 1.81 लाख, मतलब लगभग मोटे तौर पे 2 लाख का हो गया था। सबसे कम अंतर से धामपुर सीट पे अशोक कुमार राणा जो है वो जीतते हैं, अंतर काफी कम है। और हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 साल के ये सपा के हैं, और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती जो है ये 25 वर्ष के सपा के, ये युवा विधायक के तौर पे 18वीं विधानसभा में चुने गए थे। तो ये दोनों आपने देखा। और देख लीजिए सबसे बुजुर्ग विधायक जो है ये निजामाबाद से सपा विधायक आलम बदी, ये 86 साल के चुने गए। और लखनऊ स्थित इकाना अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम में 52 मंत्रियों, 18 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री जो है वो शपथ लेते हैं। और वो तारीख थी 25 मार्च 2022 की। ये तारीख आप देख रहे हैं। इस बार 5 महिला मंत्री बनाई गई थी, तो ये एक बड़ी बात थी। 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ जो है वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना महाराजपुर कानपुर के हैं। ये आपने इनका लोकेशन देखा। गोरखपुर सदर ये योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र हो गया। और केशव प्रसाद मौर्य जो है ये सिराथू कौशाम्बी से बिलोंग करते हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जो है ये भी उप मुख्यमंत्री हैं और ये लखनऊ कैंट से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा और यहाँ पर ये यूपी के यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का जो क्रम है वो समाप्त होता है। आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।